सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग करने वाले हैं, आज से स्टार्ट करने वाले हैं जो एसएससी जीडी का जो अभी आप लोगों का आंसर किया आया है। तो जीके के जितने भी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी पीडीएफ आपकी अपलोड हो चुकी है परमार एसएससी टेलीग्राम पे, है ना। आपको पता होगा सारे, यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब का टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, सॉल्व करेंगे। पीडीएफ तो आप लोगों की अपलोड हो ही गई है, ठीक है। पीडीएफ तो आप लोगों की अपलोड हो ही गई है। मेन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मेन हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सोचा तो था कि 69 क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन आई नहीं क्वेश्चन 69। पता नहीं, डाउट हो रहा है मुझे यार थोड़ा सा कि एसएससी जीडी इतना बड़ा एग्ज़ाम है और उसमें सिर्फ 51 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतना बड़ा एग्ज़ाम और क्वेश्चन सिर्फ 51, तो ये थोड़ा सा मुझे डाउट है। हाँ सर, फिज़िक्स करवा दिया था आपने? नहीं, फिज़िक्स अभी नहीं हुआ है, विलगैक्स फिज़िक्स नहीं हुआ है। चलो भाई, तो शुरू करें। क्यों भाई, 51 क्वेश्चन ही सही करते हैं, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट टू इजी के ऑर्डर में है, यानी कि आपको पता होगा जो पीडीएफ आप लोगों की अपलोड होती है टेलीग्राम पे, वो और उसी से ही पीपीटी भी बनी है, तो वो इसी ऑर्डर में होते हैं। मतलब कि जो टफ़ होते हैं वो शुरू में होते हैं और वो धीरे 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 आसान होते जाते हैं। अब टफनेस और आसानी, सब ईजीनेस कैसे ट्रैक होती है, ये भाई कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया, कितने लोगों ने सही किया, उस बेसिस पे वो डेटा से ट्रैक करके क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करें। सर कर्नाटका और ना उमराली येरीमानी, बिल्कुल आएंगे कर्नाटका, है ना। पहला क्वेश्चन करते हैं। अ जियोग्राफिक रीजन दैट हैज सेपरेट बट सिमिलर इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट इज कॉल्ड एज। इसको हम किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बताइए, किस नाम से। सर जी ये सब के लिए है, सब के लिए भाई, ठीक है। ये जो प्रसाद मिल रहा है ये सबके लिए है, ये दवा सबके लिए है, यूनिवर्सल दवा है। जितने भी लोग 2025 को, वो सभी लोग जो लोग 2025 एग्ज़ाम को, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, दिल्ली पुलिस हो, जिसको भी टारगेट कर रहे हैं सभी के लिए। और जो 3.0 में अभी पढ़ के आ रहे हैं सारी चीज़ें, उनके लिए तो एकदम करना ही करना है, बिकॉज इससे आपका पूरा सब्जेक्ट वाइज रिविजन हो जाएगा, है ना। और स्टैटिक की क्लास नहीं होगी, ख़त्म हो गई स्टैटिक, और बचा फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल आपका वो पूरा एडिटिंग के थ्रू जाके आपका अपलोड होगा बैच के अंदर। तो अ जोग्राफिक रीजन दैट हैज सेपरेट बट सिमिलर इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट क्लाइमेट इज कॉल्ड एज। इकोसिस्टम बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या फिर बायोम बोलते हैं, जल्दी से बताइए। चलिए भाई, तो सिंपल सी बात है कि इकोसिस्टम की बात हो रही है ना, कि अ जोग्राफिक रीजन दैट हैज सेपरेट बट सिमिलर इकोसिस्टम। सेपरेट एक जोग्राफिक रीजन जिसमें कि सिमिलर लेकिन अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको इकोसिस्टम बोल देंगे। ये तो एकदम वियर्ड ऑप्शन है। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर होता है जहाँ पर आपका हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर आप समझते हैं, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, ठीक है। लिथोस्फीयर यानी का आपका जो स्थल मंडल है, यानी जो ज़मीन है, और एटमॉस्फेयर जहाँ पर इनका मिलन होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर बायोस्फीयर। ऑर्गेनिज्म तो एक जीव की बात हो रही है, इकोसिस्टम का उसे कोई लेना देना नहीं है, आंसर होगा बायोम बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं टुंड्रा बायोम, टाइगा बायोम, कॉनिफेरस बायोम, तो बायोम वो होता है, एक काइंड ऑफ इकोसिस्टम होता है वो, ठीक है। इकोसिस्टम में आपका फ्लोरा भी आ जाएगा, फ्लोरा का मतलब है कि आपके पेड़ पौधे, और फौना भी आ जाएगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट का अलग से क्वेश्चन का सच नहीं है, तो थोड़ा सा हम यहीं पे देख लेते हैं। वैसे ही तो एनवायरनमेंट इकोसिस्टम अभी हम करने वाले हैं बैच में, हमारा फिजिक्स बाकी है और ये एनवायरनमेंट इकोसिस्टम। तो ये जो इकोसिस्टम जो वर्ड है ये किसने दिया था, ये आप बता सकते हैं, हु गेव द इकोसिस्टम। वैसे मैं ज़्यादा इसमें डीप ड्वेल नहीं करने वाला हूँ, रीज़न बीइंग अभी हमने बैच में ये एनवायरनमेंट वाला पार्ट नहीं किया। तो इकोसिस्टम किसने दिया था और इकोलॉजी किसने टर्म दिया था, बस आप इतना बता दो, ठीक है, अगर जिसे पता है। ये आप सभी को बताना है। इन एस्ट्रोनॉमी कैसियोपिया is a constellation in the northern sky that is easily identified by its cluster of how many bright stars। तो खगोल विज्ञान में कैसियोपिया उत्तरी आकाश में एक तारामंडल है ना। व्हाट इज दिस तारामंडल, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, यानी तारों का एक समूह होता है, ठीक है।
तो ये सारे हम लोगों ने तारों के समूह यानी कॉन्स्टिलेशंस पढ़े थे और उसमें कैसियोपिया था। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि भाई ये डब्ल्यू शेप में होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो ये कितने स्टार से मिलकर बन गया डब्ल्यू? ये 5 स्टार से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इकोसिस्टम वर्ड की अगर बात करेंगे तो ये तांसले, ठीक है, तानसेन नहीं है ये। इकोलॉजी की अगर बात करेंगे तो ये अर्नस्ट हैकल ने दिया था इन द ईयर 1866, अर्नस्ट हैकल, ठीक है, 1866। ऑलराइट, एंड ये है आपका कैसियोपिया, इसमें 5 स्टार्स हैं, कॉन्स्टिलेशन है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिस इज योर सिग्नस, जिसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये क्रॉस शेप का होता है, क्रॉस शेप, आप इस तरह का शेप देख पा रहे हैं इसका। ये कौन सा है? ये वाला। और ये कौन सा है? तो ये है आपका उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, उर्सा मेजर। और उस उर्सा मेजर मैंने आपको एक एस्टेरिज्म का नाम बताया था। एस्टेरिज्म क्या होता है? एस्टेरिज्म होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स, ठीक है, एक कुछ स्टार्स का कॉम्बिनेशन मिलकर एक जो पैटर्न बना दे उसको एस्टेरिज्म बोलते हैं। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इट इज़ योर ओरियन, ओरियन दी हंटर। हंटर टाइप नहीं लग रहा है कि ये इसने बो ले रखा है, ये एरो है, बो एंड एरो है, ये इसका सिर मान लो, और इस तरह से पूरा बंदा ये क्या कर रहा है? ये हंट कर रहा है। तो इसको ओरियन दी हंटर के नाम से जानते हैं। और इसमें सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा होता है? विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन दी ओरियन कॉन्स्टिलेशन? एस्टेरिज्म इसमें होता है बिग डिपर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बिग डिपर। ओरियन दी हंटर में जो ब्राइटेस्ट स्टार होता है, ब्राइटेस्ट स्टार, इसका नाम होता है रिगल, ठीक। व्हाट इज अ रेज्ड एरिया ऑफ लैंड सबमर्ज्ड इन अ पर्टिकुलर रिवर और लेक कॉल्ड? तो एक जो किसी विशेष नदी या झील में डूबी हुई भूमि के ऊंचे क्षेत्र को क्या कहते हैं? रिजर्वॉयर, ईस्चुरी, वाटरशेड या फिर डेल्टा? रिजर्वॉयर तो वो होता है जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है, अ स्टोर ऑफ वाटर, ठीक है, तो वो तो रिजर्वॉयर हो गया, है ना। जैसे कि अगर आपको याद हो गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वॉयर, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वॉयर, इसके बारे में क्या फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। तो जब यहाँ पर हमने रिहांद डैम बनाया, रिहांद रिवर पे, रिहांद किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन की। सोन किसकी है? गंगा की। जब उसको बनाया हमने तो ये पानी इकट्ठा हो गया, रिजर्वॉयर बन गया, और ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का। वैसे अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा था कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल या फिर लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सा है पूरे एशिया का, और आंसर था भोजताल लेक जो भोपाल में है। अब था तो था, ठीक है। ईस्चुरी क्या होता है? ईस्चुरी एक तरह से हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, तो मतलब हमने इस तरह से पढ़ा था कि जितनी भी भारत में नदियां हैं पूरी इंडिया में, उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो जो हिमालय की रिवर्स हैं और एक वो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो रिवर्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पता होंगे फैक्ट्स, लिख नहीं रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये जो हिमालयन रिवर्स हैं और पेनिनसुलर रिवर्स हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? हिमालयन और पेनिनसुलर में क्या डिफरेंस होता है? तो हिमालयन रिवर्स का जो रास्ता होता है, रास्ता बोले तो कोर्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये बहुत लंबा होता है, पेनिनसुलर का छोटा होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपकी होती हैं पेरेनियल नेचर की। पेरेनियल का मतलब होता है कि वाटर थ्रू आउट द ईयर रहता है, इनमें वाटर की सप्लाई कभी रुकती नहीं है, क्योंकि जो इनका सोर्स होता है वो ग्लेशियर होता है, वो ग्लेशियर होता है। लेकिन पेनिनसुलर जो रिवर्स होती हैं ये मानसून फेड होती हैं। मानसून फेड का मतलब है कि मानसून से इनको मेनली पानी अपना मिलता है, और ये इसीलिए एफीमरल या फिर एफीमरल बोल देते हैं, या फिर इन्हीं को ही हम सीजनल रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। हिमालयन रिवर्स हमारी कुछ एंटीसीडेंट नेचर की होती हैं। एंटीसीडेंट का हिंदी में मतलब होता है पूर्ववर्ती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, क्योंकि अभी यही हुआ है। मेंस में सवाल पूछा था एंटीसीडेंट कौन सी है, और हिंदी में लोगों ने ट्रांसलेट करके देखा पूर्ववर्ती, अच्छा पूर्व की तरफ जो बहती है, गलत करके चले। एंटीसीडेंट का मतलब ये होता है कि वो रिवर जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले ही वहाँ पर फ्लो हो रही थी उस पर्टिकुलर रीजन में, और अपने जो नेचुरल कोर्स है रास्ते को वो डिफ्लेक्ट नहीं करती है, चट्टान को तोड़ते हुए आगे निकल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हैं हमारी इंडस, सतलज, उसकी ट्रिब्यूटरी सतलज, गंगा की ट्रिब्यूटरी कोसी, एंड खुद गंगा भी। यमुना इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। तो ईस्चुरी, तो ये है हमारी हिमालयन वर्सेस पेनिनसुलर। देन हम पेनिनसुलर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो जो पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक है,
जो ईस्ट की तरफ फ्लो होती है, मेजर हमारी सब ईस्ट की तरफ ही फ्लो होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू का, प्रायद्वीपीय पठार का जो टिल्ट है, जो झुकाव है, वो पूर्व की तरफ है, वो ईस्ट की तरफ है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ उसका ग्रेडियंट बना हुआ है। वहीं पे अगर हम मतलब देखो, हमने रिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, हिमालयन और पेनिनसुलर। यहाँ पर ऐसे देख लो कि ये जैसे रिवर है, ठीक है, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, हिमालयन और पेनिनसुलर। पेनिनसुलर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। तो ईस्ट फ्लोइंग ज़्यादातर नदियाँ हैं क्योंकि टिल्ट उसका ईस्ट की तरफ है, और ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं ये बे ऑफ बंगाल में जाके डेल्टा बना देती हैं, डेल्टा बना देती हैं। इस तरह का जो आप देख पा रहे हैं डेल्टा बन जाता है, ठीक है, और ये खैर डेल्टा नहीं है। और वेस्ट फ्लोइंग जो होती हैं वो ईस्टवरी बनाती हैं, जिनको हम ज्वारबद्ध उन्मुख बोलते हैं। ईस्टवरी इसलिए बनता है क्योंकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर ईस्टवरी इसलिए बनाती हैं बिकॉज यहाँ पर प्रॉपरली उनको क्षेत्र नहीं मिलता, एरिया नहीं मिलता जहाँ पर वो अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर सकें। और ये बड़ी जो वेस्टर्न कोस्टल हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये रिट्रीटिंग कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रिट्रीटिंग कोस्ट हैं ये, ठीक है, और ये बड़ा ही म्यूटिलेटेड कोस्ट है, तो इस वजह से प्रॉपर डिमार्केशन हो नहीं पाता है। तो ईस्टवरी भी ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। लार्ज रेज्ड एरिया ऑफ लैंड सबमर्ज्ड इन अ पर्टिकुलर रिवर और लेक, ईस्टवरी नहीं होगा। डेल्टा भी नहीं होगा, वाटर शेड होगा, ठीक है। वाटर शेड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया को हम वाटर शेड बोलेंगे, जहाँ पर आपको रिवर, लेक, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। यानी वो पार्ट ऑफ जो लैंड है वो सबमर्ज्ड है रिवर में, लेक में, इन सब में, ठीक है, तो उसको हम वाटर शेड के नाम से जानते हैं। ये यार क्वेश्चन यहाँ केमिस्ट्री में आ गया है गलती से, ठीक है। तो लैंथेनाइट्स अलॉन्ग विथ विच टू एलिमेंट्स, तो इसको केमिस्ट्री में ही डील करेंगे, यहाँ से हटा देते हैं। वैसे आंसर तो इसका ये होगा आपका ये टेरियम और स्कैंडियम, ठीक है। लैंथेनाइट्स वो जो आपका एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, वो सब हम केमिस्ट्री में देखेंगे, तो अभी के लिए छोड़ सकते हैं। वैसे ये पढ़ा हुआ है बैच में, अगर आप होंगे तो हम लोगों ने किया था कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं। When trapped water in an aquifer is surrounded by layers of impermeable rock or soil which exerts positive pressure on the water, it is known as। तो जब एक जल भ्रत में फंसा हुआ पानी अभेद्य चट्टान या मिट्टी की परतों से घिरा होता है, जो पानी पर सकारात्मक दबाव डालता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। अब यही फ़ायदा होता है, मतलब ये जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला तो आई थिंक अगर आप पढ़े होंगे ढंग से, ये तो खैर केमिस्ट्री का, ये वाला तो आप ऑप्शनल एलिमिनेशन से कर दिए होंगे, ये भी कर दिए होंगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तो एनवायरमेंट इकोलॉजी का है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है जेन्युइनली स्पीकिंग, ठीक है, हम लोगों ने इसको नहीं किया है। तो ये क्या है कि अब हम अपने जो तर्कश है उसमें एक और बाण डाल लेंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे, है ना, आगे के लिए, क्योंकि आगे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमसे गलत नहीं होगा। ये हमें जो आता है वो तो आता ही है, जो हमें नहीं आता वो यहाँ से सीखना है ना। तो व्हेन ट्रैप्ड वाटर अभी क्या होते हैं, तो हमने एक्विफर के बारे में तो पढ़ा है, नो डाउट। एक्विफर के बारे में आपको बताया है कि एक्विफर जो होता है वो ट्रैप्ड वाटर होता है। एक्विफर क्या होता है, इट इज़ ट्रैप्ड वाटर, जो कि अंडरलाइंग जो रॉक्स होती हैं तो उसके बीच में जो वाटर बीच में ट्रैप्ड है उसको हम बोलते हैं एक्विफर। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्विफर से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो देखो अगर ऐसे समझ लो, जो पानी अंदर है जो पॉजिटिव प्रेशर डाल रहा है, पॉजिटिव इन द सेंस कि जैसे ही हमने उसको बोरिंग किया तुरंत पानी ऊपर आ गया, ठीक है, इस तरह का वो प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है वाटर, तो उसको पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं। पॉजिटिव जो प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है उसको हम कन्फाइंड एक्विफर बोलते हैं। अनकन्फाइंड जो एक्विफर होता है ये नेगेटिव प्रेशर डालता है, अनकन्फाइंड जो होता है ये नेगेटिव प्रेशर डालता है। जो कन्फाइंड एक्विफर होता है वो पॉजिटिव प्रेशर डालता है, पॉजिटिव प्रेशर डालता है। और कन्फाइंड एक्विफर का ही एग्जाम्पल है आर्टेशियन एक्विफर, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल है। ये जो लिखे हुए हैं अनसैचुरेटेड और पर्च्ड, ये अनकन्फाइंड के एग्जाम्पल्स हैं। तो पॉजिटिव है तो भाई आर्टेशियन होगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, आर्टेशियन एक्विफर। और अगर नेगेटिव प्रेशर डाल रहा है तो आपका अनकन्फाइंड एक्विफर के तहत आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली फॉर्म्स एट द वाटर अपर पार्ट ऑफ अ रिवर, तो इनमें से कौन सा है जो कि अपर पार्ट ऑफ रिवर में बनता है। अब अपर पार्ट का मतलब क्या होता है, अपर पार्ट का मतलब क्या, पर्च्ड एक्विफर क्या होता है, ये आप ये समझ लो कि ये आपका वही होता है, मतलब कि अनकन्फाइंड का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये आप समझ लो कि ये बहुत ही ठीक है, ये आपके बहुत ही रिलेटिवली स्मॉल, अगर मतलब बहुत ही छोटे एरिया में है ये कोई अगर एक्विफर, तो वो मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जैसे आपसे आर्टेशियन के बारे में पूछा है, इसको कि कन्फाइंड एक्विफर भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसको कन्फाइंड भी बोलते हैं,
तो यहाँ पर ही आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि पॉजिटिव प्रेशर के बारे में मिलेगा आपको। उसी तरह से अगर पर्च्ड एक्विफर के बारे में आपसे पूछेगा तो ये आप ऐसे समझ लो कि इट इज़ अ रिलेटिवली स्मॉल वाटर बॉडी होती है। ठीक, तो ये आपको कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसका क्वेश्चन का आंसर हाँ सभी का सही आ रहा है। अब इसको भी देख लेते हैं कि क्या है। एट दी अपर पार्ट ऑफ द रिवर, अब रिवर जो होता है ना, तो उसके 3 स्टेजेस हम लोगों ने पढ़े थे। ये भी आसान क्वेश्चन, ये भी आपसे बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बिकॉज हमने ये पढ़ रखा है कि जो रिवर होता है जब निकलता है फ्रॉम इट्स माउथ टू इट्स फ्रॉम इट्स सोर्स टिल इट्स माउथ मतलब डेल्टा, ये आपका 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। इसको हम बोलते हैं यूथफुल स्टेज, जवानी की अवस्था। मतलब इसका जो रिवर होती है उसकी सीधा जवानी से शुरू होती है। जैसे हमारी होती है पहले बचपन, है ना, हम छोटे होते हैं, देन यूथ होते हैं, देन अडल्ट होते हैं, है ना, यूथ, टीनेजर्स, अडल्ट, एंड देन हम बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सीधा यूथफुल से ही शुरू होता है। यूथफुल स्टेज होता है, ये मैच्योर स्टेज होता है, और ये आपका ओल्ड स्टेज होता है। अब यूथफुल स्टेज में हमने पढ़ा था कि किस तरह के फीचर्स डोमिनेट करते हैं, किस तरह के लैंडफॉर्म्स डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर इरोजनल लैंडफॉर्म्स डोमिनेट करते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स का मतलब ये होता है जो लैंडफॉर्म इरोजन से बनता है, अपरदन से बनता है, तोड़ फोड़ की वजह से बनता है, उसको बोलते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब तोड़ फोड़ यहीं पे क्यों होगी, क्योंकि रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसको आगे निकलना है, तो वो चट्टानों को तोड़ते फोड़ते जाएगी, और जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाएंगी उसकी वजह से उनको हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है तो मैं सारे यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे बना है क्या, ये देखो वी शेप्ड वैली है ये, ठीक है, ये है आपकी वी शेप्ड वैली। तो रिवर निकल रही है, उसको निकलना है, ठीक है, वी शेप्ड वैली। ये क्या है, ये तो ये आपका वो हो गया वाटरफॉल। तो वाटरफॉल भी आपका इरोजन लैंडफॉर्म होता है। गॉर्जेस ले लो, गॉर्जेस क्या होते हैं, ये भी वैली होती हैं, लेकिन जैसे कि वी शेप की है और उसमें ऐसी शेप हो जाती है, खड़ी चट्टान। कैनियन क्या होता है, उसमें ऐसा शेप हो जाता है और सीढ़ी टाइप ऐसा लगता है से बनी हुई है, ठीक है। गॉर्जियस हो गया, कैनियंस हो गए, रिवर टेरेसेस हो गए, है ना, रिवर टेरेसेस हो गए, रैपिड हो गया, वाटर, यहाँ लिख देता हूँ कुछ, ठीक है, रैपिड हो गए, पॉट होल्स हो गए, प्लंज पूल्स हो गए, ये सब आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, प्लंज पूल्स। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अच्छा क्वेश्चन है वाटरफॉल के रिगार्डिंग ये, कि अगर वाटरफॉल जो है, एक ऐसा वाटरफॉल का नाम बताओ जो कि आपका, जिसमें कि आप ऐसे समझ लो जिसमें कि स्टेप्स टाइप बने होते हैं, ऐसा स्टेप्स टाइप, स्टेप इस तरह से, तो उसको हम किस तरह का वाटरफॉल बोलते हैं, ये आपको बताना है जल्दी से। अगले कुछ इस पे आते हैं, जो मैच्योर स्टेज होता है, तो मैच्योर स्टेज में किस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि मियांड्रिंग, ठीक है, रिवर की मियांड्रिंग आपको देखने को मिलेंगी। मियांड्रिंग क्या होती है, तो जब रिवर फ्लड प्लेन पे आती है, मतलब प्लेन्स पे आती है, तो ये क्या होती है, ये इस तरह से धीरे धीरे ऐसा कर्व शेप में चलना शुरू होती है। मियांड्रिंग का मतलब होता है कर्व शेप में, या फिर जो सांप की तरह जो शेप होता है वो, ठीक है। ये आपको मैच्योर स्टेज में देखने को मिलता है, मैच्योर टू ओल्ड। ये भी आपको यूजुअली ओल्ड स्टेज में देखने को मिलता है। ओल्ड स्टेज का फीचर है। ऑक्सबो लेक क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे मियांड्रिंग होती है, तो मियांड्रिंग जैसे अगर मान लो ये 2 मिल गई, तो अब रिवर जो है वो घूमेगी नहीं, वो सीधा यहाँ से पास होगी, सीधा जाएगी, और ये जो पार्ट है वो कट जाएगा मेन स्ट्रीम रिवर से, और इसी को बोल देते हैं ऑक्सबो लेक। एशिया के सबसे बड़े ऑक्सबो लेक का नाम बताइए। अपर पार्ट ऑफ रिवर में क्या होगा, गॉर्जेस, कैनियंस, ये सब होंगे जो आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। फ्लड प्लेन्स कहाँ पर बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है मेच्योर स्टेज में बनेंगे, जब रिवर प्लेन्स में आ जाएगी। और इस वाटरफॉल को बोलते हैं कास्केड रेंज। क्या बोलते हैं, कास्केड, याद रहेगा, जहाँ पर सीरीज इस तरह से बनता है पूरा, उसको हम बोलते हैं कास्केड रेंज। समझ में आया सभी को। 100 रुपये किसने भेजे हैं। सर ऐप इज़ नॉट वर्किंग, रिकॉर्डेड क्लासेज आर नॉट प्लेइंग। स्नेहा जी किस में, एंड्रॉयड में है कि iOS में है, एंड्रॉयड में है कि iOS में है ये, चलो। तो कास्केड रेंज होता है, इसको बोलते हैं। और क्या पूछा था आपका, लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक बनता है,
लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ये है आपका कंवर ताल, ठीक है, या फिर कबर ताल भी बोल देते हैं। तो कंवर ताल ये पड़ता है आपका कहाँ पर, बिहार में, ठीक है। बिहार में आपके एक तो ये रामसर साइट है, प्लस 2 और रामसर साइट अभी बनी है, नागी और नटकी, पता है ना, नागी बर्ड सेंचुरी और नटकी, नागी या नटकी बर्ड सेंचुरी, ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी ओल्ड स्टेज में क्या देखने को मिलता है, तो ओल्ड स्टेज में डेल्टा हो गया, ठीक है, ऑक्सबो लेक हो गया, डेल्टा हो गया, ये सब आपको ओल्ड स्टेज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन सी रिवर है जो यूथफुल स्टेज में मियांडरिंग करती है? मियांडरिंग हमने देखा ये या तो मेच्योर या ओल्ड स्टेज का फीचर है, लेकिन कौन सी रिवर है जो कि अपने यूथफुल स्टेज में मियांडरिंग करती है? और हिंट देता हूँ आपको, वो रिवर आपकी वेरिनाग से ओरिजिनेट होती है, उसको हम वितास्ता के नाम से जानते हैं, उसको हम व्यात के नाम से जानते हैं, उसको हम हिडास्पीस के नाम से जानते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। बताओ जल्दी से। उसी में हमको तुलबुल आपको डैम देखने को मिलेगा, किशनगंगा और उरी। अकॉर्डिंग टू क्वेपन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम विच लेटर रिप्रेजेंट्स द वार्म टेम्परेट क्लाइमेट? झेलम सबका सही आंसर है, यस। तो ये भी बड़ा आसानी से बन गया होगा कैसे, ठीक है, क्वेश्चन एकदम आसान है, ठीक है। और ये मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने किया, मेंस फिजिकल मेंस भी क्वेश्चन बना, जीडी में भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, बहुत आसान होता है। हमें पता है कि एक तो कैपिटल लेटर, पहली बात तो एक ऐसा क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, इट इज़ एन एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो कब दिया गया था, कांग्रेस के बनने से 1 साल पहले 1884। ए बी सी डी और ई ये कैपिटल लेटर होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल। बी का मतलब क्या होता है, वार्म टेम्परेट, क्या बोल रहा हूँ ये, बी का मतलब क्या होता है, ड्राई। सी का मतलब क्या होता है, वार्म टेम्परेट। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। ई का मतलब क्या होता है, एकदम परमानेंट फ्रोज या फिर टुंड्रा टाइप आप बोल सकते हो, जहां पर परमानेंट बर्फ है, टुंड्रा टाइप। ये है कैपिटल लेटर्स। ऐसे ही स्मॉल लेटर्स होते हैं, जैसे कि एस, स्मॉल एस, डब्ल्यू, एम, ठीक है, स्मॉल में है सब, स्मॉल एफ, इसका मतलब होता है समर ड्राई, है ना, पता है आपको। डब्ल्यू का मतलब होता है, छोटा डब्ल्यू है ये, बड़ा डब्ल्यू नहीं है, विंटर ड्राई। एम होता है आपका मानसून टाइप। एफ का मतलब होता है फुल बारिश, यानी कि जहाँ पर बहुत बारिश होती है, ठीक है। अब स्मॉल डब्ल्यू विंटर ड्राई है, लेकिन ध्यान रखना जो कैपिटल डब्ल्यू होता है ये डेजर्ट होता है, ये डेजर्ट होता है। इस पे सीजल मेंस पे भी क्वेश्चन बना था और ये मल्टीपल टाइम्स देख भी चुके हैं। तो वार्म टेम्परेट सिंपल यार, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। बाकी ये टेम्परेचर वाला भी आपको चार्ट पता होना चाहिए कि जैसे जो ट्रॉपिकल होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो एवरेज टेम्परेचर होता है सबसे ठंडे महीने का, वो 18 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर होता है। ये टेम्परेचर के बेसिस पे होता ही नहीं है, देख लो, ये टेम्परेचर के बेसिस पे ये भी टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर, लेकिन ये जो बी वाला होता है ये प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, जहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, यानी ड्राई क्लाइमेट। वार्म टेम्परेट का मतलब होता है जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द क्लाइमेट इज हायर देन -3 डिग्री सेल्सियस, यानी -3 से ऊपर लेकिन 18 से नीचे। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट में द एवरेज टेम्परेचर, सब में एवरेज 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 बात हो रही है अभी, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री सेल्सियस और नीचे। यहाँ पर क्या है, एवरेज टेम्परेचर, ट्रॉपिकल है ना, तो ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच क्या एरिया, ये टॉरिड जोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट ओवरहेड सन रेज देखने को मिलती हैं, इसके बियॉन्ड ओवरहेड सन रेज तो कभी पड़ती नहीं, डायरेक्ट सनलाइट, स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं, तिरछी आड़ी तिरछी पड़ती हैं, डायरेक्ट तो नहीं पड़ती, तो यहाँ बहुत गर्मी होगी। तो एवरेज टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ का होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर होगा। बी का तो कोई टेम्परेचर का लेना देना नहीं है। सी में -3 से ऊपर होगा लेकिन 18 से नीचे होगा, थोड़ा सा यहाँ में और ठंडा हो गया। वार्म टेम्परेट का मतलब होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जस्ट थोड़ा सा नीचे। और कोल्ड स्नो फॉरेस्ट में क्या, -3 से नीचे। और कोल्ड क्लाइमेट जो आपका ई वाला, यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ नहीं है, यहाँ कोल्डेस्ट मंथ है, यहाँ कोल्डेस्ट मंथ है, यहाँ कोल्डेस्ट मंथ है, यहाँ ऑल मंथ्स है, 10 डिग्री सेल्सियस से हमेशा नीचे ही रहता है यहाँ पे, तो ठीक है। तूरा इज सिचुएटेड ऑन विच हिल विच कम्स अंडर द माइल्ड एक्सट्रीमली ह्यूमिड एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो तूरा जो है वो किस हिल में सिचुएटेड है, ये आपसे पूछा है, तूरा तूरा तूरा। तो लाउर हिल्स, गारो हिल्स, जयंती हिल्स या फिर खासी हिल्स, किस में सिचुएटेड है? तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने नहीं किया था आई थिंक, या फिर पता नहीं, हो सकता बैच में किया हो, लेकिन वैसे तो बहुत रिपीटेटिवली इसको नहीं करते हैं। अभी तक 2 क्वेश्चन में मिले हैं 8 तक में, है ना, और क्योंकि शुरू के ज़्यादा टफ होते हैं, है ना।
तो खैर ये वाला का आंसर होगा। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, तूरा इज सिचुएटेड ऑन विच हिल विच कम्स अंडर द माइल्ड एक्सट्रीमली ह्यूमिड। एक्सट्रीमली ह्यूमिड मतलब, अब एक्सट्रीमली ह्यूमिड कब हो सकता है कोई एरिया, जब बहुत बारिश होती हो, सिंपल, ठीक है। तो लॉर हिल्स को तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, गारो खासी जयंतिया में इसे होगा कोई, ठीक है। आंसर इसका गारो हिल्स होगा, ऑप्शन नंबर बी। हमें पता है कि जो मेघालय की गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं वहाँ पर बहुत बारिश होती है। जो आपकी अरेबियन सी ब्रांच आती, सॉरी जो आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है मानसून की, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, उसकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच अंडमान निकोबार के बाद मेन लैंड में सबसे पहले यहीं पे हिट करती जाके। खासी हिल्स में ही सिचुएटेड है आपका मौसिन राम, जहाँ पर सबसे हाईएस्ट रेनफॉल को रिकॉर्ड किया जाता है। गारो हिल्स जरा बताइए, इन यहाँ पर कौन से फेस्टिवल और डांसेस सेलिब्रेट किए जाते हैं जल्दी से, गारो में, जयंतिया में और खासी में। तो गारो में होता है आपका वंगाला, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। और खासी हो जाएगी, अगर क्या करोगे बताओ जल्दी से, और जयंतिया हो जाएगा आपका बहदीन खलाम, बहदीन खलाम। तो वंगाला को बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स, और फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स किसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नदर्न प्लेन्स। तो जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं, रेडियल, डेंटेटिक, सेंट्रीपिटल या फिर ट्रेलिस, जल्दी से। बंगाला 100 ड्रम्स, बिल्कुल। और ये आपके फेस्टिवल भी होते हैं, डांसेस, यस। हॉर्नबिल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं, जो कि 1 से लेकर 10 दिसंबर में होता है नागालैंड में, नागा ट्राइब सेलिब्रेट करती है उसको। तो ये डिफरेंट टाइप के ड्रेनेज पैटर्न है। रेडियल कौन दिखाता है, रेडियल का मतलब होता है एक सेंट्रल डोम या पीक से, एक सेंट्रल डोम या पीक से अगर रिवर्स निकलती हैं इन ऑल डायरेक्शंस, क्या बोलते हैं, रेडियल। एग्जाम्पल अमरकंटक, प्राणकट्टकम, अमरकंटक, ठीक है, कंटक। डेंड्रिटिक आंसर होगा। डेंड्रिटिक क्या होता है, रिजेंबल लाइक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, यानी कि पेड़ की शाखा की तरह अगर हमें लगती हैं रिवर्स, जैसे रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी इस तरह से, ठीक है, पूरा कैसा ऐसा लगता है कि ब्रांच ऑफ अ ट्री है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेंड्रिटिक। ये अमरकंटक दिखाता है, ये नदन हमारी रिवर्स, नदन प्लेन्स के रिवर्स। सेंट्रीपीटल क्या होता है, इट इज़ काइंड ऑफ ऑपोजिट ऑफ रेडियल, जहाँ पर एक आप ऐसे बोल सकते हो सेंट्रल, वहाँ पर डोम या पीक था, यहाँ पर एक सेंट्रल डिप्रेशन है, गड्ढा ऐसे समझ लो। वहाँ पर जो रिवर्स हैं डिस्चार्ज देयर वाटर का मतलब है वहाँ पर अपने पानी को आके डालेंगी, ठीक है, डिस्चार्ज देयर वाटर। एग्जाम्पल दे दो जल्दी से, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मणिपुर, फ्लोटिंग, कुछ याद आया। ट्रेलिस होता है आपका जहाँ पर जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, फिर जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ज्वाइन द रिवर एट 90 डिग्री, ज्वाइन द रिवर परपेंडिकुलरली और एट 90 डिग्री, जो भी आप बोलें, ज्वाइन द रिवर एट 90 डिग्रीज या फिर परपेंडिकुलरली। एग्जाम्पल की बात करेंगे सेंट्रीपीटल में, तो लोकटक लेक जो मणिपुर का है वो हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताइए, ठीक है। लोकटक लेक में आपको पता होगा कि यहाँ पर फुमडिस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका कैबो लैमजाओ नेशनल पार्क बनता है ना। और लोकटक लेक आपका पता है कि जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, सिर्फ 2 ही वेटलैंड है इंडिया के जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, एक तो लोकटक और दूसरा कौन सा है, दूसरा है राजस्थान का केवलादेव घाना। तो क्वेश्चन, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है संगाई डियर या फिर ध्यान रखना इब्स, ठीक है, इब्स डियर भी, इब्स वही बोला जाता है आपका, ठीक है, संगाई डियर। और ये बताओ कमेंट में क्या पूछ रहा था मैं, किस स्टेट को मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं, विच स्टेट इज नोन एज मोलासिस बेसिन, कौन सा राज्य है। अगला सवाल ले लो। अ वेरी हैवी कंसेंट्रेशन ऑफ मालवा सेटलमेंट्स ऑफ चालकोलिथिक पीरियड वाज फाउंड इन दी। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अब मैं इसके ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा नहीं, हिस्ट्री में इसको डील करेंगे। चालकोलिथिक का मतलब क्या होता है, चालकोलिथिक का मतलब होता है कॉपर एज, है ना। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमंस, यानी कि तांबा पहला धातु था जिसको कि इंसानों ने डिस्कवर किया था। तो कॉपर एज है, और कॉपर एज कौन सा एज होता है, तो वो जो 2000 BC वाला टाइम पीरियड है ना, 2000 BC से आप 1000 BC कंसिडर कर सकते हो, ये है कॉपर एज। और ये है हमारी कॉपर एज की चालकोलिथिक साइट। अगेन मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि मालवा जो सेटलमेंट है वो कहाँ पर आपको देखने को मिले, गंगा सेटल। अब भाई खुद सोचे यार, मालवा क्या है, मालवा तो ये वाला पार्ट है ना, मालवा तो ये वाला पार्ट है ना। प्लेट्यू हम लोगों ने पढ़े थे, तो यहाँ पर पढ़ा था हमने कि मेवाड़ प्लेट्यू है, मारवाड़ प्लेट्यू है, ठीक है।
ठीक है, एक सेकंड, मारवाड़ को कुछ ज़्यादा इधर ड्रॉ कर दिया, रुको ड्रॉ करिए। तो मेवाड़, मारवाड़, ये मालवा है जहाँ से बीचों बीच से चंबल जाती है, ठीक है, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, देन छोटा नागपुर प्लेटिव, है ना, देन यहाँ राजमहल हिल्स हैं, देन ये मालदा गैप, देन ये आपका करबी अंगलोंग प्लेटिव जिसको कि हम मेघालय प्लेटिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आ जाते हैं आपके सारे प्लेटिव। तो गंगा बेसिन तो नहीं होगा, है ना, इंडस बेसिन का कोई लेना देना नहीं है, महानदी का भी कोई लेना देना नहीं है। अगर आप देखो तो महानदी तो यहाँ है, इंडस वहाँ है, कहाँ यहाँ पर आप चैल्कोलिथिक को ले आओगे? चैल्कोलिथिक आपका सेंट्रल नर्मदा बेसिन पे होगा। नर्मदा कहाँ पर है? तो नर्मदा ये रही आपकी, तो सेंट्रल नर्मदा बेसिन पे यहाँ पर है ना मालवा प्लेटिव। आप देख लो मालवा सेटलमेंट चैल्कोलिथिक, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, तो हिस्ट्री का है वैसे, ज्योग्राफी का नहीं है, ठीक है। चलो अब करवा दें क्या? करवा ही देते हैं, नहीं तो पता चला हिस्ट्री में भी ना अगर इंक्लूड हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो तो था क्या कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पर था उसी समय पर यहाँ पर चैल्कोलिथिक था, यानी जब ये लोग यूज़ कर रहे थे ब्रॉन्ज, ठीक है, ये लोग यूज़ कर रहे थे ब्रॉन्ज, तो यहाँ के लोग यूज़ कर रहे थे कॉपर। एक्चुअल में हड़प्पा वाले ब्रॉन्ज क्या कैसे यूज़ कर पा रहे थे? ब्रॉन्ज क्या होता है? कोई मेटल नहीं होता है, वो एक एलॉय होता है मेटल्स का। कौन से दो मेटल का एलॉय होता है? ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का होता है। तो ये लोग कॉपर यहाँ से उठाते थे, अफगानिस्तान से टिन उठाते थे और दोनों को मिला के ब्रॉन्ज बना देते थे। तो उसी टाइम पे ये एग्जिस्ट करते थे। ये डिफरेंट कल्चर हैं। कल्चर का मतलब है जैसे गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है, ये अहर गिलुंद कल्चर, ये कयाथा मालवा कल्चर है, ये जॉर्वे कल्चर है। तो महाराष्ट्र में जॉर्वे कल्चर, तो भाई जॉर्वे कल्चर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पहली साइट डिस्कवर करी गई थी वो जॉर्वे थी। जैसे कि हड़प्पन सभ्यता हम क्यों बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को? क्योंकि जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी। ऐसी तो ढेरों साइट है, मोहनजोदारो है, कोट दीजी है, राखीगढ़ी है, बनावली है, ठीक है, लोथल है, धौला, बहुत सारी है। तो हड़प्पा के नाम पे क्यों? क्योंकि पहली साइट डिस्कवर हुई थी इसलिए। तो जॉर्वे महाराष्ट्र में है और इसकी जो लार्जेस्ट साइट है, मतलब यहाँ पर जॉर्वे कल्चर की जो सबसे लार्जेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए, वो दैमाबाद है। और दैमाबाद आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और ये कयाथा और मालवा कल्चर है, कयाथा मालवा या फिर ईरान कल्चर भी इसको बोल देते हैं। ये अहर गिलुंद बानस कल्चर है, अहर गुलुंद बानस। बानस जो रिवर है, बानस किसकी ट्रिब्यूटरी है बताओ जल्दी से? तो उसके बैंक्स पे ही है। और गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है, तो बानस है आपकी चंबल की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। बानस आपकी हो गई, देन सिंध, सॉरी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी है आपकी? यमुना की। और इसकी चंबल की आपकी बानस, काली सिंध, पार्वती, ये सब हैं आपकी चंबल की, ठीक है। द ओशनिक क्रस्ट इज मोस्टली मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसाल्ट विच एक्सटेंड्स हाउ मेनी किलोमीटर्स बीनीथ द ओशन फ्लोर? 10 से 17, 15 से 22, 2 से 5 या फिर 5 से 10? बताओ भाई जल्दी से। और 10 में कितना क्या आपने स्कोर किया है? हाँ जी, सबका सही है। राहुल शर्मा जी, वर्षा, दिव्या रेड्डी, जाटोट, कृष्णा, देबरपन सरकार। ओके, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा क्रस्ट वस्ट की। है क्या कि जो हमारी अर्थ है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अर्थ की हमने एक मान लो थोड़ा सा कट करके निकाल लिया, तो ये हमारी इस तरह से 3 लेयर निकल के आती हैं। ऊपर वाली को बोलते हैं क्रस्ट, है ना, बीच वाली को बोलते हैं मैंटल, और सबसे अंदर वाली को बोलते हैं कोर। तो जो क्रस्ट होती है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब जैसे जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोग तो ज़मीन में रह रहे हैं ना, समुद्र के अंदर तो रह नहीं रहे, मतलब समुद्र में तो रह नहीं रहे हैं। तो ये जो हमारी वाली क्रस्ट है, क्योंकि ये टॉप लेयर है ना, तो हम तो क्रस्ट में ही रह रहे हैं ना, क्योंकि टॉप लेयर है। तो अच्छा सच बताना, पहले बचपन में किस किस को लगता था कि हम यहाँ रहते हैं, अर्थ के अंदर रहते हैं, मतलब अंदर है? किस किस को लगता था? ठीक है, और वो भी बता देना कि अभी तक, मतलब अभी तक भी किसको लगता, बचपन नहीं अभी तक भी किसको लगता है कि वो अर्थ के अंदर रहते थे, हैं? तो जैसे ये है हमारी, ठीक है, आउटर लेयर है, तो क्रस्ट है ये। तो यहाँ पर हम लोग रहते हैं सतह पे। तो जो जमीन की सतह, मतलब जहाँ पर मतलब कॉन्टिनेंट है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जहाँ पर समुद्र होता है, समुद्र के, जैसे समुद्र है तो समुद्र के नीचे जो ज़मीन है, समझ पा रहे हैं भावनाओं को मेरी? पानी के नीचे जो ज़मीन है, जैसे कि तुम गए और जैसे ही तुमको समुद्र में जैसे तुमको ज़मीन मिली, तो जो ज़मीन मिलेगी तुम्हें वो ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है, वो है ओशनिक क्रस्ट। अब दोनों में अंतर क्या होता है? तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ये आपकी सियाल की बनी है, पहली बात तो सिलिका और एल्यूमिनियम की मेनली। इसको सीमा बोल देते हैं, बोलेंगे सर आपकी मैंटल को सीमा बोलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, ये उसको भी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी अगर मैंटल ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका ओशनिक क्रस्ट। ये आपका थिक होता है, मोटी होती है ये क्रस्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्थानीय भूपर्पटी और इसको महासागरीय भूपर्पटी। ये होती है आपकी थिन,
ये होती है आपकी डेंसर, ये होती है लाइटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों मिल जाएंगी, दोनों आपस में टकराएंगी, तो कौन नीचे धंसेगी, कॉन्टिनेंटल की ओशनिक, विच वुड सबसाइड। जल्दी से बताओ। अब ये थिक होती तो कितनी थिक होती है, तो आप मान लो कि भाई ये 25 से लेकर लगभग 70 किलोमीटर तक कितनी भी हो सकती है, और ये थिन होती तो कितनी होती, 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओशनिक क्रस्ट के बारे में पूछा था। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ये आपकी बनी होती है बसाल्टिक रॉक की, ठीक है, सॉरी ग्रेनेटिक रॉक की, ठीक है, ग्रेनेटिक रॉक की बनी हुई होती है ये। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनेटिक रॉक, और ये बनी होती है ओशनिक बसाल्टिक। याद कैसे रखोगे, जैसे मैंने बसाल्टिक लिखा, मुझे तुरंत याद आ गया कि भाई मैंने ऐसे याद किया था कि जो सॉल्ट होता है, नमक, नमक तो ओशन में होता है, तो बसाल्टिक रॉक। या फिर ऐसे भी याद कर रखा है कि भाई जीसी लियोन करके एक ज्योग्राफी की बुक आती है। तो अब ये जब दोनों का मिलन होगा ना, तो ओशनिक क्रस्ट सबसाइड करेगी, सबडक्ट करेगी, धंसेगी। क्यों? क्योंकि ओशनिक क्रस्ट डेंसर है, इसलिए। When was the National Watershed Development Project for the Rainfed Areas launched in India? तो ये NWDPARE ये इसको कब लॉन्च किया गया था? तो ये क्या है? वाटरशेड तो हमने देख लिया। अब ये रेनफेड एरियाज़ क्या होते हैं? तो रेनफेड एरियाज़ वो होते हैं जिनको कि अपना रेन वाटर से पानी मिलता है। ठीक है, अक्षर अंदर नहीं रहते हैं क्या मतलब? तो रेनफेड एरियाज दैट आर फेड बाय द रेन वाटर, सिंपल। ठीक है, तो भारत में वर्षा, तो ये कब लॉन्च किया गया था? बड़ी आसानी से याद करो, उसी साल लॉन्च किया गया था। मैं आपको हिंट देता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा। ठीक है, जिस साल इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, जिस साल इंडिया में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसके लिए नाबार्ड को एक संस्था नियुक्त किया गया था। बताओ जल्दी से। तो ये होगा साल आपका 1990 से 91, 1990 से लेके 91। ये है आपका NWDPRA इस साल लॉन्च हुआ था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि इनमें से किस नदी का उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? सोन, गंडक, चंबल या फिर महानदी? बहुत आसान है। ठीक है, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू की रिवर कौन सी नहीं है? महानदी निकलती है सिहावा हिल से। ये तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, अगर हम देखें तो ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है, सिहावा हिल्स। ठीक है, और हमें पता है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है, उसका वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है ईस्टर्न घाट। तो ये तो होंगी मतलब ये तो पेनिनसुलर की है। चंबल भी निकलती है मऊ प्लेट्यू से, जो कि अगेन किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है ये। गंडक और सोन, सोन अभी हम देख के आ रहे हैं अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक पठार, और जो किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिखाती है? रेडियल। क्यों? क्योंकि यहाँ से सोन तो निकलती है, प्लस नर्मदा भी आपकी यहाँ से निकलती है। गंडक आपकी एक हिमालयन रिवर है। कैसी रिवर है ये? हिमालयन रिवर है। और कहाँ से निकलती है जरा बताएंगे? ये हिमालयन रिवर है। तो हमें पता है कि जो रिवर्स है हमारी, उनमें से जैसे ये गंगा है, ठीक है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज की जब हम बात करते हैं तो ये है आपकी रामगंगा, ये है आपकी गोमती, देन ये है घाघरा, देन ये है गंडक, देन ये है कोसी, देन ये है महानंदा। ठीक है, तो ये जो घाघरा, ये रामगंगा और गोमती हैं, ये दोनों इंडियन हिमालय से निकलती हैं, याद रहना चाहिए आपको। ये है रामगंगा, ये है गोमती। गोमती निकलती फुलहर झील से, अगर स्पेसिफिकली पूछ लेगा तो फुलहर लेक से निकलती है ये गोमती। ठीक है, रामगंगा गोमती दोनों ही इंडियन हिमालय से। अब आ जाओ घाघरा पे। तो घाघरा हो, चाहे गंडक हो और चाहे कोसी हो, ये तीनों ही नेपाल या तिब्बत हिमालय से निकलती हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और घाघरा की एक ट्रिब्यूटरी जिसको हम बोलते हैं सरयू के नाम से जानते हैं, सरयू बोलते हैं या गौरी गंगा बोलते हैं इसको। ठीक है, सॉरी, हाँ वही बोल सकते हैं, शारदा। ठीक है, शारदा या गौरी गंगा, शारदा या गौरी गंगा के नाम से इसको जानते हैं, जो कि आपका घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। घाघरा कहाँ से निकलती है? मापचाचुंगो ग्लेशियर। और ये आपकी जो शारदा, ये मिलाम ग्लेशियर। ठीक है, मिलाम और मापचाचुंगो ग्लेशियर ध्यान रखेंगे। बाकी तो यार ये सब वही नेपाल या तिब्बतन हिमालय से निकलती हैं। गंडक हो, कोसी, और ये आपकी महानंदा है। ठीक है, यही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि कौन कहाँ से निकलती। बाकी मिलती कहाँ पे? तो जैसे मिर्ज़ापुर में, ये आपकी छपरा में, ये सोनपुर में, ऐसे। ठीक है, और जैसे यहाँ से नीचे से भी आती हैं नदियाँ, जैसे ये आपकी आती है एक सोन रिवर। ऊपर वाली तो सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, जो नीचे से ज्वाइन करेंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ये है आपकी यमुना, जो कि प्रयागराज में ज्वाइन करेगी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ें। अगला है हमारा द गल्फ स्ट्रीम इज़ अ फास्ट वार्म, ये
ठीक है, हो गया। और चंबल जल्दी से बताओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंबल ये किस तरह का लैंडफॉर्म क्रिएट करती है। ये हमें पता है कि गली इरोजन क्रिएट करती है, गली इरोजन की वजह से रेवाइंस बनते हैं, और उसकी वजह से कैसी टोपोग्राफी बनती है, जल्दी से बताइए कैसी टोपोग्राफी बनती है। तो ये बनती है आपकी बैड लैंड टोपोग्राफी। अगला है गल्फ स्ट्रीम इज अ वास्ट वार्म ओशन करंट इन विच ओशन। तो गल्फ स्ट्रीम जो है किस महासागर में बहने वाली एक तेज गर्म महासागरीय धारा है। तो ओशन करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट होता है किसी भी चीज़ का फ्लो। अगर वो समुद्र के पानी का है तो उसको ओशन करंट बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे जो उतने ओशन करंट होते हैं उससे दो तरह के सवाल बनते हैं, एक तो कि गर्म और ठंडा बता दो। तो वो हम कैसे याद करते हैं, वो हम ऐसे याद करते हैं कि भाई एक बीपी कंपनी है, ठीक है, बीपी कंपनी है, वो गोल्फ का वर्ल्ड कप खेलने गई है कहाँ पर, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में क्या करने गई है, गोल्फ का वर्ल्ड कप खेलने गई है। या फिर गोल्फ का वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया में कोई खेलने गया और उसका बीपी हाई हो गया, ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। तो बी से हो जाएगा आपका बेंगोला, पी से हो जाएगा पेरू, या फिर इसी को या हमबोल्ट के नाम से भी जानते हैं, हमबोल्ट। जी से हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड, गल्फ स्ट्रीम मत कर देना, ठीक है, ग्रीनलैंड, ओयाशियो। एल से है लैब्राडोर, कुत्ता भी आता है ना लैब्राडोर। एफ से है फॉकलैंड, कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया ही है। डब्ल्यू से आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, और सी से है कैनरी, ठीक है। तो ये सारे कौन से हैं, ये सारे हैं आपके कोल्ड ओशन करेंट्स, ठंडे। सर गर्म कौन से होंगे, सिंपल सी बात है भाई, ये ठंडे हैं तो बाकी जितने भी होंगे वो सारे गर्म होंगे। गल्फ स्ट्रीम गर्म होगा क्योंकि गल्फ स्ट्रीम तो यहाँ पर है ही नहीं ठंडे वाले में। अब पूछा, ये पहला क्वेश्चन हो गया, एक तो ये पूछेगा भाई गर्म ठंडा, दूसरा सवाल पूछेगा भाई किस समुद्र में बह रही है। तो गल्फ स्ट्रीम में देखिए ये आपका कौन सा समुद्र है, जो एस शेप का है, जहाँ पर हमें मिड अटलांटिक रिज देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो बॉर्डरलेस सी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका अटलांटिक सी हो जाएगा, जो कि बिजिएस्ट ओशन है आपका, ठीक है, सबसे बिजी है ये। सबसे बड़ा कौन सा है जरा बताना, तो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, दूसरा ये बनेगा। तीसरा बनता है कि जहाँ पर वार्म और कोल्ड ओशन करंट मीट करते हैं, जहाँ पर इनका मिलन होता है, तो वो क्या होता है वहाँ पे। तो यहाँ पर आपको जो सी देखने को मिलेगा दैट वुड बी सरगैसो सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रास देखने को मिलती है जो एक तरह का ब्राउन एल्गे होता है, सरगैसम बोलते हैं उसको, और वो उसकी वजह से सरगैसो इसका नाम पड़ता है। जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहाँ पर बहुत ही फॉगी कंडीशन बनती है, यानी बड़ा धुंध होता है। तो धुंध होता है तो ये हार्बरिंग के लिए, यानी कि डॉक यार्ड, यानी कि जहाँ पर शिप वगैरह रुकते हैं, उसके लिए तो बहुत बेकार होती है, लेकिन फिशिंग के लिए बहुत बढ़िया होती है, मछली के लिए, ठीक है, बेस्ट फिशिंग जोन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और तीसरा चीज़ कि या फिर आई थिंक चौथा होगा, दैट इज़ कि आप देखेंगे जितने भी आपको डेजर्ट्स मिलेंगे अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, वो वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे, और वेस्टर्न साइड में ही ऑफ द कॉन्टिनेंट आपको ठंडे वाले करंट भी देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बताता हूँ, इसको सबको हटा दूँ, बस यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये आपका सरगैसो सी के बारे में। तो आप देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका मोजावे सोनरन, यहाँ पे मोजावे और सोनरन डेजर्ट है, पता है सभी को, नॉर्थ अमेरिका में मोजावे एंड सोनरन डेजर्ट है। यहाँ पर कैलिफोर्निया ठंडा करंट है। यहाँ पर वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है जिसको हम बोलते हैं अटाकामा डेजर्ट, यहाँ पर ठंडा करंट है, पेरू या फिर हमबोल्ट। यहाँ पर बेंगोला है, तो यहाँ पर आपको नामीब और कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलेंगे, नामीब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट। यहाँ पर कैनरी है, तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट देखने को मिल रहा है। ये पूरा आपका डेजर्ट ही डेजर्ट है, जैसे कि यहाँ पर एक डेजर्ट है गिब्सन नाम का। तो ऐसा क्यों है कि जब हवा यहाँ से चलती है, जब वेस्टर्लीज चलती हैं, तो वो क्या करती हैं, वेस्टर्लीज ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी जो हवा होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो यहाँ बारिश नहीं हो पाती। ईस्टर्लीज जब तक यहाँ पहुँचती हैं तब तक पूरा पानी खत्म हो चुका होता है उनका, तो इस वजह से। एंड पैसिफिक ओशन इज़ दी लार्जेस्ट एज वेल एज दी डीपेस्ट ओशन, सबसे बड़ा है और सबसे गहरा है। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा चैलेंजर डीप, कहाँ पर, पैसिफिक ओशन में, चैलेंजर डीप which is the deepest point. Now which of the following neighboring countries of India has the highest number of million cities? Now what do you mean by million cities? इसका मतलब होता है कि जहाँ पर पॉपुलेशन 1 मिलियन पहुँच चुकी है,
तो ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पर ऑलमोस्ट ज़्यादातर शहरों में इतनी पॉपुलेशन रीच कर चुकी है? कोल्ड डेजर्ट कैसे बनते हैं भैया? ठंडी की वजह से बनते हैं। अब जैसे लद्दाख इंडिया में कोल्ड डेजर्ट है, तो डेजर्ट इसलिए क्योंकि पानी नहीं है, और ठंडा इसलिए क्योंकि वहाँ पर गर्मी नहीं है, ख़त्म बात, तो कोल्ड डेजर्ट हो गया। अब यहाँ पर अंटार्कटिका में तो डायरेक्ट सनलाइट पहुँच ही नहीं रही ना, तो ठंडी कंडीशंस है। अब ठंडी कंडीशन है और ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही। अब यहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती लद्दाख में? क्योंकि ये रेन शैडो जोन में लाई करता है, हिमालय के रेन शैडो जोन में, तो इस वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होगी, डेजर्ट हो गया। आज ये फिर माइक चालू हो गया यार। तो मिलियन सिटीज़ बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। द एस्थेनोस्फीयर इज अ मैकेनिकली वीक लेयर बीनीथ विच पार्ट ऑफ द अर्थ? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लो सीस्मिक वेव वेलोसिटीज एंड हाई एटेन्यूएशन। तो यहाँ पर लो सीस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं और हाई एटेन्यूएशन, उच्च क्षीणन होता है। एस्थेनोस्फीयर बीनीथ विच लेयर ऑफ द अर्थ? एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर हैं, लिथोस्फीयर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। यहाँ पर अगर ऑप्शन ये होते ना क्रस्ट, मैंटल, इस तरह के, तो अच्छा भी होता थोड़ा सा। ये तो बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है ये तो लेयर ऑफ एटमॉस्फियर है ये तीनों, तो बचा लिथोस्फीयर आपका, ठीक है। अरे यार इन लोगों को भी रोज़ माइक लगा के ही करना होता है। अरे शांति से नहीं कर सकते हैं पूजा पाठ, सबको सुना के करेंगे भैया पूजा पाठ कर रहे हैं हम आज, भैया आज हम शादी कर रहे हैं एकदम डीजे वीजे बजा के, आज रात में मज़े मज़े होंगे हमारे तो क्या मतलब, आराम से सब करो ना काम धंधा अपना अपना। लेकिन ना, अब से हम अपना काम धंधा कर रहे हैं अपना बैठ के, तुम लोग अपना काम कर रहे हो अपना कमरे में बैठ के, लेकिन ना कुछ लोगों को बड़ी चुल मची होती है, माइक वाइक पूरा धांस के बैठ जाते हैं। बड़ी गुस्सा लगती है इन लोगों से, रात में सोने नहीं देते हैं, डीजे बज रहा है, क्यों? शादी भैया, आज हमारे मज़े 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 होंगे अभी कुछ दिनों तक हमारे, इसलिए हम सबको बताएंगे कि हम मज़े ले रहे हैं। खैर, तो ये ऊपर की आपकी क्रस्ट, अभी क्रस्ट मैंटल कोर देख के आ गए थे, ये आपका देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये आपका ओशनिक क्रस्ट, डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? जहाँ पर जैसे कि माउंटेन्स वगैरह होंगे, जैसे हिमालयाज़ हैं तो हिमालयाज़ में सबसे ज़्यादा थिकनेस होगी। हाँ, फिर दुनिया को कैसे पता चलेगा? चलो, तो क्रस्ट जो होता है, आप ऐसे समझ लो, उसमें आपको समझ आएगा नहीं, यहाँ समझो, अगर नहीं आता है तो वैसे अगर पता है तो फिर आ ही जाएगा। ये क्रस्ट है पूरी, ये मैंटल और कोर है। तो क्रस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर मैंटल, लोअर मैंटल। तो क्रस्ट का अपर सॉलिड मैंटल ले लो, सॉलिड मैंटल, ठीक है। ये क्रस्ट और ये अपर सॉलिड मैंटल जो मिल के बन जाता है लिथोस्फीयर। क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल, इसी के जस्ट नीचे आपकी है ये, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। यही होता है मैग्मा, यही होता है जब बाहर निकल आता है तो लावा कहलाता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये जो कॉन्टिनेंटल, ये जो हमारी लिथोस्फीयर हैं, ये प्लेट के रूप में स्लाइड करती हैं, इसी की वजह से आपका भूकंप आता है, इसी की वजह से आपका ये वोल्केनो वगैरह, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी। ध्यान ये रखना है कि लिथोस्फीयर जो है और एस्थेनोस्फीयर ये अलग हैं। एस्थेनोस्फीयर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ वो, ठीक है, क्योंकि ये आपका हो गया, मान लेते हैं पूरा लिथोस्फीयर, इसका वो कितना होता है थिकनेस, कितना थिक होता है ये, तो एस्थेनोस्फीयर इज नॉट द पार्ट, ठीक है। और ये पता है रूल्स वगैरह चलते रहते हैं, है ना, राइट टू स्लीप, ये फलाना ढिमका, कुछ नहीं होता है। एक बार क्या हुआ कि मतलब ऐसे ही एक बार क्या कई बार, मैं मतलब जैसे रात में डीजे बजाने लगते हैं तो शिकायत करो, तो पता है एक बार क्या हुआ, वो मेरे से पूछता है कि आपका एड्रेस क्या है। मैंने कहा मेरा किस लिए? बोलता नहीं दीजिए तो आप एक बार, ठीक है। एक बार मतलब वो मुझसे डील करना चाहते थे कि भाई तुमको क्या दिक्कत हो रही है। और एक भाई साहब ने क्या किया, वो गेस्ट हाउस गए पुलिस वाले, और उस गेस्ट हाउस वालों को मेरा नंबर दे दिया। तब से भाई मैंने करना ही बंद कर दिया। और मतलब बड़ा वो ऐसे लंबा प्रोसेस होता है, जैसे कि पहले आप फ़ोन करोगे, एक आई थिंक 101 में ऐसा कुछ कॉल करना पड़ता है, तो वो लगेगा हेड, मतलब जहाँ जो भी इनका हेड मतलब काइंड ऑफ वो जो होता है ना कॉल सेंटर टाइप, वहाँ पे लगता है। फिर वो अपने रीजनल पुलिस स्टेशन को बताएंगे, फिर पुलिस स्टेशन तुमसे पूछेगा क्या दिक्कत है तुमको, ये पूछेगा तुमसे। भाई वहाँ से पता चला होगा ना कि साउंड आ रही है, ठीक है, तो क्या दिक्कत है। फिर वो अगर आएंगे भी तो जब तक जाएंगे तब तक सुबह हो चुकी होगी, और जाएंगे तो तुमको मोबाइल नंबर दे के चले आएंगे, और पहले तो खाना खाएंगे वहाँ जाएंगे, ठीक है, गेस्ट हाउस में जाके, और फिर वहाँ को नंबर दे आएंगे। ये हालत है।
खैर 200 किलोमीटर इसकी वो होती है ना। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच रीजन इज दी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये भी बहुत आसान है ना। विलन्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। अब ये नहीं समझ में आ रहा, अभी गवर्नमेंट को रूल्स बनाने चाहिए। भी बोर्ड के पेपर चल रहे हैं इस समय, आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग, ठीक है। एटलीस्ट बोर्ड के एग्जाम तक तो शांत हो जाओ। शादी जरूरी है कि बोर्ड के पेपर जरूरी है? और शादी कर भी रहो तो अपना आराम से करो। इतना भाई बजा लो गाना कि आसपास वहाँ पे सब लोग नाचना वाचना नाच लो, लेकिन ना, जब तक जहाँ से जितना दूर तक जा सकता है राणा के वंश से फेंक जहाँ तक है ना फेंका जाए बजाओ जहाँ तक आवाज़ जाए, है ना, एकदम सबको सुनाई देना चाहिए। फ्रॉम विच रीजन इज़ दी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो कहाँ से आती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम? जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लेके आती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते क्या हैं? ये होते हैं आपके टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है। ये होते हैं आपके जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं उनको, ठीक है, उनको लेके आते हैं ये जेट स्ट्रीम्स। कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं? मेडिटेरियन रीजन में। यहाँ पर आपका पड़ता है, थोड़ा सा आप इधर आएंगे तो भूमध्य सागर, ठीक है, ये आपका पड़ता है यहाँ पर भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो ये जो वेस्टर्न यहाँ पर क्या होते हैं, थोड़े से डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट होते हैं। डिस्टर्बेंसेस का मतलब है साइक्लोन। ये किस तरह के साइक्लोन है? टेम्परेट साइक्लोन है, ठीक है। क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं साइक्लोन को तो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, और टेम्परेट में आते हैं तो टेम्परेट। तो ये यहाँ, और टेम्परेट साइक्लोन किस वजह से बनते हैं जरा बताना। तो ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इनको यहाँ पर लेके आती हैं, और जो विंटर्स में रेनफॉल होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। जो विंटर रेनफॉल होती है वो इसी की वजह से होती है। किनकी वजह से? ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मेडिटेरेनियन रीजन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को यहाँ पे लेके आती हैं, और ये किस तरह की क्रॉप के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और इनको हम लोकली किस नाम से जानते हैं? तो लोकली इनको हम राजस्थान में मावट के नाम से जानते हैं, लिखते इस तरह से महावत, ठीक है। एंड ये राबी की फसल को, जैसे कि जो गेहूं वगैरह हो गया, वीट वगैरह, उसको बहुत हेल्पफुल ये होती हैं। जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या मैंने पूछा था क्वेश्चन आपसे? टेम्परेट साइक्लोन, हाँ, क्यों आते हैं? तो ये आपके फ्रंटोजेनेसिस की वजह से आते हैं। फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है? तो फ्रंटोजेनेसिस का मतलब होता है जहाँ पर फ्रंट बनता है। फ्रंट कहाँ बनता है? जहाँ गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलते हैं। वार्म एयर मास और जो कोल्ड एयर मास हैं वो जहाँ पर आपस में मिलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फ्रंट, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, बिल्कुल। और यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो मेडिटेरेनियन रीजन है इट इज़ फेमस फॉर, ठीक है, फेमस फॉर सिट्रस फ्रूट इंडस्ट्री, ठीक है, खट्टे फलों के लिए काफ़ी फेमस है। एंड यहाँ पर जो होता है ये समर ड्राई होती हैं, विंटर्स में बारिश होती है, यहाँ पर समर ड्राई होती है। तो यहाँ का कोईपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बता देना जरा मेडिटेरेनियन रीजन का। फ्रॉम विच रीजन ऑफ द हिमालयाज डज द रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? वेस्टर्न, ईस्टर्न, नदर्न या फिर सदर्न? ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो बड़ा आसान है यार, ठीक है, ये इंडिया है। यहाँ पर आपका कैलाश मानसरोवर, ठीक है, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा, यूँ आती है, देन यू टर्न मार के इंडिया में एंटर करती है, देन साउथवर्ड टर्न मार के बांग्लादेश में एंटर करती है। तो ये कौन सी जगह पड़ती है जरा बताना। तो कैलाश मानसरोवर में। ये कौन सा ग्लेशियर है? यहीं से एक और रिवर निकलती है जो इस तरह से यहाँ पर ऊपर की ओर चली जाती है, और यहाँ से एक और रिवर निकलती है यहाँ से नीचे से जो इस तरह से चली जाती है। तो ये वाली तो नदी अपनी है ब्रह्मपुत्रा जो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है ये, और ये निकलती है भोखार चू ग्लेशियर से, नहीं, ये निकलती है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से, ठीक है। कहाँ से निकलती है? चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, या फिर इसी को ही हम अंगसी ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। ये होता है आपका भोखार चू ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है जरा इसका नाम बताना। ये नामचा बरवा से यू टर्न मार रही है, नामचा बरवा से यू टर्न, जहाँ पर अभी चाइना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डैम बना रहा है। देन ये आपकी जगह है जिसको हम बोलते हैं डुबरी, असम में, जहाँ से साउथवर्ड टर्न मार के ये इंडिया में, सॉरी बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, ठीक है। यहाँ पर इसके डिफरेंट नाम्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम यहाँ पर यारलंग सांगपो या फिर सांगपो होगा, कहाँ पर? तिब्बत में। देन इसका नाम अरुणाचल में पड़ता है, पहले तो सियांग, देन दिहांग, दिबांग नहीं दिहांग, ठीक है, दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। देन उसके बाद यहाँ पर असम में नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा, और देन बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है जमुना। क्या नाम पड़ जाता है? जमुना। और देन हमें पता है ये पद्मा के साथ मिलके, पद्मा क्या है? बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा होता है, तो उसके साथ मिलके मेघना बन जाती है, और ये मेघना यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बना देते हैं, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आंसर नदर्न होगा, सदर्न हिमालय से तो नहीं, क्योंकि
हम ये पढ़ते हैं इस तरह से क्योंकि सदर्न हिमालयाज तो शिवालिक तक आएंगे, है ना, ये तो नदर्न हिमालय का ही पार्ट आएंगे, इतना तो किसी को डाउट नहीं है ना, इतना तो हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे हिमालयाज़ हैं, ठीक है, ये मान लो हिमालयाज़ हैं, तो ये आपके ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक, तो शिवालिक एकदम नीचे तक आते हैं, है ना, तो ये नदर्न हिमालयाज़ का ही पार्ट होंगे जो आपके ब्रह्मपुत्रा जहाँ से ओरिजिनेट होती है, या फिर बोकारोचू से आपकी ये कौन सी रिवर है, ये इंडस रिवर है, बोकारोचू से ओरिजिनेट हो रही है, और ये आपकी राकस ताल से ओरिजिनेट हो रही है सतलज, ठीक है, ये राकस ताल से ओरिजिनेट हो रही है सतलज, और सतलज कहाँ से किस पास से इंडिया में एंटर करती है ये आपको बताना है। और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं उनके नाम भी बताइए। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सतलज ये एंटर करती है जो आपका शिपकीला पास होता है, ऐसे सतलज और ऐसे शिपकीला दर्रा, और इसका वैदिक नाम बताइए सतलज का। ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी जैसे दिबांग, लोहित, धानसारी, सुबनसारी, कामेंग, तीस्ता, ये सब इसकी क्या है, मानस ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की। और सतलज का नाम है शतुद्री, ठीक है, राकस ताल से निकलती है, कैलाश मानसरोवर ये पड़ता है आपका, यहीं से ये तीनों नदियाँ निकल रही इसी के आसपास वाले क्षेत्र से। विच टू वाटर स्ट्रीम्स मीट एट टंडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश, तो कौन सी दो वाटर स्ट्रीम मिलती है टंडी में, हिमाचल में, और ये आपको बताना है। पंजारा वाघूर, बिंदुसार सबरी, चंद्रा भागा, पेनुगंगा और वर्धा, तो कौन सी दो जलधाराएं मिलके आपका हिमाचल में टंडी में मिलती हैं, तो ये हैं आपकी चंद्रा और भागा, और ये मिलके क्या बना देती हैं, ये बना देती हैं चेनाब, ठीक है, तो चेनाब रिवर जो है चंद्रा और भागा से मिल के बनती है। चेनाब निकलती कहाँ से है, ये निकलती है बारालाचला पास से, और इसका एंशिएंट नेम बताइए जो वैदिक नेम है, और इसमें आपको कौन से डैम्स देखने को मिलेंगे ये भी बताइए जल्दी से। और चेनाब आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है इंडस की, लॉन्गेस्ट सतलज है लेकिन लार्जेस्ट चेनाब है, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। डैम से इसमें बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल, वहीं, और इसी में आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी बना है, इसका है नाम अस्किनी, ठीक है, याद रहेगा चेनाब के बारे में सारी चीज़ें। आगे बढ़े, बिंदुसार नदी भी है, चलो भाई, तो ये सारी चीज़ें जो चेनाब के रिगार्डिंग हमें पता होनी चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स बाउंड्रीज आर देयर, प्लेट टेक्टोनिक सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं, 4 होती हैं, 2 होती हैं, 5 होती हैं, 3 होती हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब होता है जो प्लेट होती है हमारी, कितनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जरा बताओ। हाउ मेनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर, नॉट टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट कुछ और नहीं होती हैं बल्कि जो लिथोस्फीयर हम पढ़ रहे थे वही, उन्हीं को ही टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, लिथोस्फीयर को, स्थल मंडल को ही। तो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स अगर हम बात करेंगे तो कितनी हैं, कितनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और माइनर तो खैर सच आपसे पूछता नहीं कितनी है, लेकिन मेजर आपको पता होनी चाहिए कितनी है और कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट वाली हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट या फिर ओशन के नाम पे हैं, कौन कौन सी, 7 हैं टोटल। तो पैसिफिक हो गई, बड़ा सा ओशन है, ठीक है, मतलब एक ओशन है। अटलांटिक प्लेट हो गई, पैसिफिक, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, अंटार्कटिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट एंड साउथ अमेरिका प्लेट, ठीक है। तो ये इतनी क्लियर हो गया आपका, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पैसिफिक, अटलांटिक, यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, एंटार्क्टिक। माइनर में आपकी क्या है, फिलीपींस, जुआन दे फूका, ठीक है, कोकोस, नास्का, इंडियन, ये सब माइनर छोटी छोटी प्लेट हैं। अब ये जब आप, ये क्या है होता है कि ये प्लेट आपस में क्या कर सकती हैं, या तो पास पास आ सकती हैं, ठीक है, ये प्लेट्स आपस में किस तरह का मूवमेंट कर सकती हैं, या तो पास पास आ सकती हैं तो उसको हम कॉन्वर्जन प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, या दूर दूर जा सकती हैं तो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, या फिर आपस में एक दूसरे से स्लाइड हो सकती हैं। तो अगर पास पास आएंगी तो उसको कॉन्वर्जेंट बोलते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है। डिस्ट्रक्टिव क्यों होती है, क्योंकि जब दो पास आएंगी तो एक धंसेगी नीचे, एक सबडक्ट करेगी, और यहाँ पर क्रिएशन होगा सबडक्शन जोन का। देख रहे हैं आप, ये सबडक्ट कर रही है, एक नीचे धंस रही है, तो ये सबडक्शन जोन बन रहा है आपका,
ठीक है, तो वो क्या करेगी, मेल्ट कर जाएगी। खैर उस चीज़ को छोड़ दो। तो ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग क्रस्ट था वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। डाइवर्जेंट में क्या होता है, दूर दूर जाती हैं, तो दूर दूर जाती हैं तो अंदर नीचे जो मैग्मा भरा है वो ऊपर निकल आएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, स्लाइड करती हैं एक दूसरे को। तो इसमें एज सच कुछ ना निकलता है ना कुछ डिस्ट्रॉय होता है, नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉर डिस्ट्रक्टिव, तो इनको कंजर्वेटिव भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसी के केस में अर्थक्वेक ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक कब आता है कि यहाँ पर अगर कहीं पे भी टेंशन होगी ये, ठीक है, तो वो फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग वो जब स्ट्रेस रिलीज होता है तो वो अर्थक्वेक का फॉर्म ले लेता है, भूकंप, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ना। तो आंसर क्या है, 3 तरह की प्लेट बाउंड्री होती हैं। ऑप्शन नंबर डी 3। Which of the following is the saltiest water body bordering Jordan in the east and Israel in the west? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ सबसे खारा जल निकाय है? वर्ल्ड ओशन, डेड सी, ग्रेट सॉल्ट लेक या फिर डॉन जुआन पॉन्ड? कौन सा है? तो इट इज़ डेड सी। डेड सी की अगर एल्कलिनिटी की बात करें तो रफली 340 या फिर 342 कहीं भी आपको देखने को मिलेगा, 340 ग्राम्स ये इसकी लगभग सैलिनिटी है। पर 1000 ग्राम्स में 340 ग्राम आपका देखने को मिलेगा क्या, नमक। ये डेड सी है जो जॉर्डन और इजराइल बॉर्डर कर रहे हैं। ये वेस्ट बैंक है, आपको पता है गाजा स्ट्रिप है, जहाँ पर आपको इजराइल और वर्सेस फिलिस्तीन देखने को मिलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी डेड सी। फ्रॉम वेयर डज द रिवर इंडस एंटर इंडिया? और ये डेड सी वाला तो खैर मैंने बताया भी था, अगर आपको याद हो बैच में जब हम लोग को ज्योग्राफी पढ़े थे जीडी एग्जाम से पहले, कि भाई इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि अभी इजराइल फलस्तीन जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी न्यूज़ में है ये। ठीक है, तो आ भी गया आपका जीडी में ये। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्या कभी डूब नहीं सकते? कौन नहीं डूब सकते? वेयर डज द रिवर इंडस एंटर इंडिया? कश्मीर वैली बिल्कुल नहीं यार, हमने देखा था ये इंडस है। इंडस ये एंटर करती है लद्दाख से। ठीक है, गिलगिट बल्टिस्तान यहाँ पर है, कश्मीर भी वहाँ पर है। पहले तो लद्दाख आएगा ना, देन जम्मू कश्मीर आएगा। इंडिया फ्लो ही नहीं होती। वाह भाई वाह, ऑप्शन नंबर डी। और इंडस का तिब्बत में नाम क्या होता है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ इन तिब्बत? तिब्बतन लैंग्वेजेस का क्या नाम होता है? और इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी? शांत हो गए फाइनली। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जियोलॉजिकल टाइम? तो शुरू हो गए अनफॉर्चुनेटली। भूवैज्ञानिक समय का क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो तिब्बत में इसका नाम होता है सिंगी खम्बान, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ। ठीक है, सिंगी खम्बान, लायंस माउथ। ठीक है, शेर का मुंह। ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1960 के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वर्ल्ड बैंक वॉज द मीडिएटर, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करी थी इसकी। अब आ जाते हैं जियोलॉजिकल टाइम क्या होता है। तो जियोलॉजिकल टाइम होता है जियोलॉजिकल इवेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, बहुत सारे सालों में जियोलॉजिकल जो चीज़ें होती, इवेंट्स होते हैं, उनको हम जियोलॉजिकल टाइम बोलते हैं। इस जियोलॉजिकल टाइम को हम एॉन्स में डिवाइड करते हैं, देन उस एॉन को फर्दर एरा में डिवाइड करते हैं, उस एरा को फर्दर पीरियड में डिवाइड करते हैं, उस पीरियड को फर्दर एपॉक में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है किस तरह से डिवीजन होता है, इंपॉर्टेंट है एॉन। देन अब ये क्वेश्चन पूछा है तो आगे ये क्वेश्चन पूछ सकता है जियोलॉजिकल टाइम से, एॉन, एरा, पीरियड, देन एपॉक। जैसे कि वो नहीं पढ़ते हैं वो क्या बोलते हैं, सम गर्ल्स ऑफ आ प्ले कबड्डी, वो पूरा जो टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं कि स्पीशीज़ होता है, देन आपका जीनस आता है, देन फैमिली आता है, देन ऑर्डर आता है, देन क्लास आता है ना, देन फाइलम आता है, देन किंगडम आता है। तो उसी तरह से ही देन पहले इॉन बड़ा होगा सबसे, लाइक किंगडम, देन किंगडम के अंदर फाइलम आता है जैसे, वैसे एरा, पीरियड, देन एपॉक। तो ये आपके जैसे फेनेरोजोइक है, प्रोटोरोजोइक है, आर्कियन है और आपका हेडियन है। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, एसएससी में तो नहीं देखा लेकिन वैसे कि भाई डायनासोर जो हैं वो सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, आपसे पूछेगा बैक्टीरिया सबसे पहले कब इवॉल्व की। तो डायनासोर की अगर बात करेंगे तो जो क्रिटासियस है ना, यहाँ पर ही एक्सटेंड कर गए। ठीक है, जो डायनासोर हैं आपके डायनासोर्स वो यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। ठीक, ये आपका क्रिटाशियस पीरियड है। वहीं अगर आप देखोगे तो प्रीकैम्ब्रियन कहाँ गया? ये अर्ली प्रीकैम्ब्रियन कहाँ है? प्रीकैम्ब्रियन बहुत यार शोर मचा रहे हैं लोग,
बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैम्ब्रियन एरा। तो प्री कैम्ब्रियन एरा के टाइम पे जो आपके बैक्टीरिया हैं वो इवॉल्व किए थे, ठीक है। चलो अगला है हमारा ऑन 20 जून 1969 1969 में विद हुम डिड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन द मून, ठीक है। तो 20 जुलाई 1969 को अमेरिका अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने थे, बताओ। तो पहले मानव एडविन आल्ड्रिन आंसर होगा, ठीक है। एक सेकंड रुको यार। लगे हुए हैं पागलों की तरह वह 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 करने में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। चलो भाई, तो डैश इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ द मिनरल्स कैल्साइट एंड एरोगोनाइट। तो कौन सी आपकी रॉक होती है, बताओ जल्दी से। एक्चुअली है क्या ना, एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है बाथरूम में, तो वहीं से ये पूरा नॉइज़ आ रहा है। वैसे तो साउंड प्रूफ टाइप है ही पूरा, लेकिन वहाँ पे एग्जॉस्ट से वॉइस आ रहा है, मतलब नॉइस है क्या कि वो पीछे वाला साइड है, रोड वाला साइड है। मतलब रोड इन द सेंस कि मतलब खाली है, ज़्यादा आवाज़ वहाँ से आती नहीं है। तो आवाज़ वहाँ से ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन शायद उसी साइड ही कुछ बह बह कुछ हो रहा है सहा टाइप हो रहा है। मुझे लगा कल के लिए होगा सिर्फ, लेकिन ये कुछ लंबा प्रोग्राम लग रहा है। डैश से टाइप तो ये क्या है आपकी लाइमस्टोन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जहाँ पे जो स्लेग लाइम होता है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये आपका स्लेग लाइम होता है जिसको कि वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज़ किया जाता है। तो एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाती है। ये एग्जाम्पल होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है आपकी, एक्सोथर्मिक होती है फिर एंडोथर्मिक। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसी को ही हम लाइमस्टोन, मार्बल या फिर चौक के नाम से जानते हैं। इन जियोलॉजी सीमा इज मेड, ओके मुझे लगा सीमा किसी लड़की का नाम। सीमा इज मेड ऑफ एन असेंबलेज ऑफ रॉक्स रिच इन डैश एंड मैग्नीशियम। दीज टू मिनरल्स आर दी मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स इन दी ओशनिक क्रस्ट। तो ओशनिक क्रस्ट में क्या मेन चीज़ें होती हैं, तो ओशनिक क्रस्ट का कॉम्पोजिशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो क्रस्ट का कॉम्पोजिशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, OCl करके, ठीक है। तो ऑक्सीजन होती है कितनी 46% रफली, देन सिलिका होता है, देन एल्यूमिनियम होता है। तो OCl इस तरह से ऑर्डर होता है, ठीक है। तो सिलिका एंड, तो आपसे क्या पूछ रहा है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है ना, ये तो लिखा होगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा आपका सिलिकेट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सियाल और सीमा, तो सीमा इज द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, इन सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो सीमा का मतलब क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम। और जो अपर क्रस्ट है वो सियाल का बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम का, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कितना डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर मैं बताने ही भूल गया कि रॉक डिफरेंट टाइप्स की कौन होती है और सारी चीज़ें। तो मार्बल किस तरह की रॉक होती है, ये किस तरह की रॉक होती है जल्दी से। तो रॉक, ये रॉक के बारे में हम समझते हैं कि रॉक कैसे, कौन सी कितने टाइप की होती है और कैसे बनती हैं। तो इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरह की रॉक होती हैं, मेटामॉर्फिक होती है और सेडिमेंट्री होती है, ठीक है। सेडिमेंट्री, तो जो मार्बल होती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है।
मेटामॉर्फिक रॉक होती है। वहीं अगर हम इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री की बात करेंगे तो 3 तरह की रॉक होती हैं। रॉक की स्टडी को पेट्रोलॉजी बोलते हैं हम, ठीक है। इग्नियस आपका सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या फिर लावा से बनता है, ये प्राइमरी रॉक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड अगर रॉक जो है अंदर ही अंदर बन जाए, यानी कि मैग्मा अंदर ही अंदर सॉलिडिफाई हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। इंट्रूसिव बोलते हैं या फिर एक और नाम होता है, पी से नाम शुरू होता है, जल्दी से बताओ। मेटामॉर्फिक रॉक की अगर बात करेंगे तो जब हम इग्नियस या सेडिमेंट्री में प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर के चेंजेस कर देते हैं, यानी पीवीटी चेंजेस कर देते हैं, तो उस रॉक का फॉर्म चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, चेंज इन फॉर्म। उससे मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। इससे जो टर्म्स एसोसिएटेड होते हैं वो होते हैं लीनिएशन, फोलिएशन, ठीक है, जहाँ पर लाइंस देखने को मिलती हैं, एंड बैंडिंग, ठीक है। बैंडिंग होता है आपका ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स रॉक में देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो जैसे मार्बल हो गया आपका, क्वार्ट्जाइट, ठीक है। इंट्रूसिव बोलते हैं या फिर प्लूटोनिक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो इसमें आपका गब्रो, ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड प्यूमाइस, तो ये एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। सेडिमेंट्री की अगर बात करेंगे तो ये सेडिमेंट्री रॉक कैसी बनती है, इसको अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। ये आपकी प्राथमिक, ये कायांतरित या रूपांतरित, ये आपकी अवसादी। तो ये बनती है लिथीफैक्शन के प्रोसेस से। लिथीफैक्शन क्या होता है, जब इनमें हमारे इरोजनल एजेंट्स काम करते हैं, इरोजनल एजेंट्स काम करेंगे और इसको क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। और एक चीज़ कि अब जो हम लोग कल से लेक्चर्स करेंगे सुबह के टाइम पे, वो थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। सुबह 9 बजे से स्टार्ट करेंगे ताकि ये सब हमें डिस्टर्बेंसेस सुनने को ना मिले, ठीक है। तो कल से जल्दी स्टार्ट करेंगे, ओके, 9 AM पे। तो लिथीफैक्शन जो है आपका ये प्रोसेस होता है 9 या फिर 9:30 पे। तो लिथीफैक्शन क्या होता है, कॉम्पैक्शन, जहाँ पर जो सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह आके डिपॉजिट होते हैं और वो कॉम्पैक्शन होता है। सेडिमेंट्री जो रॉक होती हैं वो लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, स्ट्रेटा के फॉर्म में, और इनमें हमें फॉसिल्स यानी जीवाश्म देखने को मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और चॉक इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 27, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। तो महासागरीय अम्लीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो एसिडिफिकेशन का मतलब होता है कि ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड, उसका पीएच वैल्यू डिक्रीज हो गया बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब होगा तो हमें पता है कि कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, तो एसिडिफिकेशन हो जाएगा। द नाइल रिवर located in dash has long been recognized as the world's longest river extending 6,695 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी है नाइल। अच्छा, सबसे बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, नाइल रिवर। तो नाइल आपका ईस्टर्न, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है वहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये है नाइल रिवर आपकी, ठीक है, ये नाइल रिवर है। तो जो नाइल रिवर है, जैसे अभी हमने देखा था, जैसे कि हमारी चंद्रा और भागा से मिलकर चेनाब बन रही थी, जैसे हमारी भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है, वैसे ही जो नाइल रिवर है ये आपकी है, यहाँ पर लेक विक्टोरिया पड़ता है, ठीक है, लेक विक्टोरिया पड़ता है, यहाँ से निकलती है वाइट नाइल और ये ब्लू नाइल, इनसे मिलकर नाइल बनती है। और ये अपना वाटर कहाँ पे ड्रेन करती है, ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, यहाँ पे अपने वाटर को ड्रेन करती जाके। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा क्या, तंजानिया देश में देखने को मिलेगा अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक। उसका नाम क्या है, उसका नाम है किलिमंजारो। क्या कलिंजर ही किलिमंजारो है क्या, यादव भैया होती थी हैं, क्यों, तुमको क्या लगता है क्या कलिंजर ही किलिमंजारो है। तो यहाँ पे किलिमंजारो है जो कि हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। और यहाँ पर आपको कौन सी माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, यहाँ पे कालाहारी नामीब डेजर्ट है, इसको गल्फ ऑफ गिनिया के नाम से जानते हैं। और ये आपकी एटलस माउंटेन रेंज है, ये आपका बड़ा सा सहारा डेजर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो किलिमंजारो कहाँ है, किलिमंजारो तंजानिया में, ठीक है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अब हमारा ड्रिलिंग वाला आ चुका है, बोल रहा है कि हम क्यों पीछे रहे, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज दी ब्रह्मपुत्रा डज नॉट फ्लो, तो ब्रह्मपुत्रा इनमें से कहाँ फ्लो नहीं होती है, तो ब्रह्मपुत्रा फ्लो नहीं होती है, क्या फरमाए क्या डोनाल्ड ही देना चाह रहे हैं यस क्या ब्रह्मा ब्रह्मी वर्मा चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा कहाँ फ्लो नहीं होती है, तो भाई तिब्बत से आती है जो चाइना का पार्ट है, देन इंडिया में एंटर करती है, देन बांग्लादेश में, नेपाल में नहीं जाती है वो, ठीक है। विच क्लाइमेट जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन थ्रू आउट द ईयर, तो कौन सा जलवायु क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र परिस्थितियों से चिन्हित है, ट्रॉपिकल, डेजर्ट, टेम्परेट या फिर पोलर। हॉट और ह्यूमिड कंडीशन रहती हैं, तो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन कहाँ रहती हैं, तो ये ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होता है उसमें रहती हैं, हॉट और ह्यूमिड। सिंपल सी बात है यार, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में बहुत एकदम आपको सनलाइट देखने को मिलती है, इस वजह से ये हॉट एंड ह्यूमिड रहता है ना। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, तो ये आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। इकोलॉजिकल नीश होता है कि क्या हैबिटेट है, मतलब जहाँ पे वो रह रहे हैं जीव जंतु, ठीक है, फ्लोरा फौना, और उनका क्या रोल है वहाँ पर, वो क्या रोल, स्पेसिफिक रोल परफॉर्म कर रहे हैं। इकोलॉजिकल नीश रेफर्स टू स्पेसिफिक रोल जो स्पीशीज़ परफॉर्म करती है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश। ये सब एनवायरमेंट इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल नीश क्या चीज़ होती है, इकोटोन क्या चीज़ होता है ना। इकोटोन जहाँ पर दो एक तरह से बायोम है ना मिल रहे होते हैं, उस जोन को जहाँ पर एकदम सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है उसको हम बोलते हैं इकोटोन, जहाँ पर दो बायोम्स आपके मिल रहे हैं। What type of water body is formed when a river splits into several channels as it approaches the sea? तो जैसे ही समुद्र में को मिलने को होती है तो वाटर बॉडी, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिवर है, तो वो बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, ऐसे 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 ऐसे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी से डेल्टा। अगला क्वेश्चन, और डेल्टा बताइए कि रिवर के किस स्टेज में फीचर देखने को मिला था। इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट आर डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्री श्रेडेड ग्रासलैंड्स आर फाउंड। तो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल स्टेपी, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई या फिर वार्म टेम्परेट। डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो फॉरेस्ट की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो फॉरेस्ट डिफरेंट तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, जिनको कि हम सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, जहाँ पर बहुत सनलाइट आपको देखने को मिलती है, वहाँ पर एवरग्रीन देखने को मिलते हैं। और इनका वेजिटेशन होता है कुछ इस प्रकार से, एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, ठीक है। एपी हाइट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, एपी हाइट्स। देन दूसरे नंबर पे आते हैं डेसिडुअस, और इनमें से किस ट्री की बाग से हम मलेरिया की क्विनाइन दवा को बनाते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट पे आते हैं। जो डेसिडुअस होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को तो बोलते हैं ड्राई डेसिडुअस और एक को बोलते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस। तो जो ड्राई डेसिडुअस होता है वो हमें देखने को मिलता है जहाँ 70 से लेकर लगभग 100 या 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो रही है, और अगर 150 से लेके 200 सेंटीमीटर तक हो रही है तो उसको मॉइस्ट डेसिडुअस बोलते हैं, ठीक है। डेसिडुअस फॉरेस्ट को ये मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब जैसे होता क्या ना कि जो एवरग्रीन होते हैं हमेशा ग्रीन इसलिए अपीयर होते हैं बिकॉज कि इनके ट्रीज़ कभी लीव्स को शेड नहीं करते हैं। ये रीज़न नहीं होता है, रीज़न ये होता है कि सारे ट्रीज़ एक साथ जो लीव्स हैं उनको शेड नहीं करते हैं, सब अलग अलग टाइम पे करते हैं, ठीक है। और जो डेसिडुअस होते हैं जिनको मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं, ये एक ऐसा टाइम आता है 3 से 4 महीने का जहाँ पर इनमें कोई भी पत्तियाँ नहीं होती डेसिडुअस फॉरेस्ट में, के जो पेड़ होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा आपके पाए जाएंगे वो डेसिडुअस फॉरेस्ट ही होते हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में, है ना। तो ये चीज़ अगर हम देखने का प्रयास करें कि यहाँ पर क्या क्या वेजिटेशन होता है, तो जैसे कि आपका टेंडू की लीव्स देखने को मिलेंगी ड्राई डेसिडुअस में, है ना। नीम वगैरह देखने को मिलेगी, अमलतास, पलाश, ठीक है, पलाश हो गया आपका, जो शीशम हो गया, महुआ हो गया, ठीक है, महुआ। सच सच बताना बेटा किसके मुंह में पानी है तो टेंडू की लीव से क्या बनती है बताओ जल्दी से। टेंडू की लीव से बनती है बीड़ी। किस किस को नशा हुआ सही से बताना। तो ये आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। तीसरे नंबर पे आएंगे थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है।
थॉर्न कांटेदार, ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो लेस दैन 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, थॉर्न फॉरेस्ट। यहाँ पर हमें ग्रास देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं टुसॉकी ग्रास। यहाँ पर थॉर्नी वेजिटेशन होता है, मतलब कांटेदार, है ना। देन अगर हम बात करें, बहुत और भी होते हैं, जैसे कि माउंटेन भी होता है। माउंटेन में भी बहुत वाइड है, अब उस पर जा नहीं रहा हूँ। जैसे कि डेसिडुअस आपके कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो डेसिडुअस आपके जो फुट हिल्स ऑफ हिमालय वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। फुट हिल्स ऑफ हिमालय में कौन से फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडुअस होते हैं। आपके जो मैनग्रूव्स कहाँ पर होते हैं, मैनग्रूव्स और कॉनिफेरस कहाँ पे होते हैं, तो मैनग्रूव्स आपको कोस्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तट में देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मैनग्रूव फॉरेस्ट आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम कॉनिफेरस की अगर बात करेंगे तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, कोन शेप के होते हैं ना, जैसे सॉफ्ट वुड ट्रीज़ जितने भी होते हैं, सॉफ्ट वुड ट्रीज़ में आ जाएंगे आपके जैसे देवदार के पेड़ हो जाएंगे, ठीक है, देवदार, चिर, पाइन, सिडार, ये सब आ जाते हैं आपके। तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई में आपको देखने को मिलेंगे मानसून, जहाँ पर आपका वेट टाइम भी होता हो और ड्राई टाइम भी होता हो। विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो ये चीज़ क्लियर है आपको। और अभी रिसेंट में आपकी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, जो कि बाइनल रिपोर्ट होती है, ISFR। उसमें बताओ सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया में कहाँ है, और एरिया के टर्म्स में और परसेंटेज के टर्म्स में, दोनों टर्म्स में। तो एरिया के टर्म्स में सबसे ज़्यादा MP में है, देन अरुणाचल में, देन छत्तीसगढ़ में, और परसेंटेज के टर्म्स में सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑन अर्थ बाई ब्लॉकिंग हार्मफुल टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत हानिकारक स्थलीय सौर विकिरण को रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की हम चर्चा करते हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। एटमॉस्फेयर जो है ये हमारी अर्थ को क्या करता है, ये हमारी अर्थ में लाइफ एक तरह से पॉसिबल करता है एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर होता है क्या, ये एक एनवेलप ऑफ गैसेस होता है, एनवेलप ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ। और एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि हमारी अर्थ सरफेस है ये, ठीक है। अर्थ सरफेस में हमारी डिफरेंट लेयर्स हैं, जैसे कि हमारी ट्रोपोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो ट्रोपोस का मतलब क्या होता है, तो ट्रोपोस का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। ट्रोपोस का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग के नाम से जाना जाता है इसको। ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेज ऑन मूविंग विथ हाइट, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है। ट्रोपोस्फियर का कॉम्पोजिशन किस तरह से होता है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, देन ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन 78% होती है आपकी, ऑक्सीजन 21% होती है, देन होती है ऑर्गन 0.9% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, ठीक है। तो ये होता है आपका। देन ट्रोपोस्फियर रीजन ऑफ मिक्सिंग, टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ करता है, 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ करता है, और इसी को ही हम लैप्स रेट बोलते हैं, ठीक है, लैप्स रेट। इसकी थिकनेस क्या होती है, तो इसकी थिकनेस पोल्स पे कम होती है, 8 किलोमीटर होती है, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, 18 किलोमीटर होती है, और एवरेज कितनी निकल के आती है, एवरेज थिकनेस निकल के आती है 13 किलोमीटर की। ये हो गया ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की अगर बात करेंगे तो स्ट्रेटोस्फियर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, यहाँ पर ऊपर जाने में टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और यहीं पे आपके जो जेट प्लेन है वो उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, वो सब यहीं पे होते हैं। जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, वेदर फिनोमिना, वो सब आपके यहीं पे होते हैं। तो यहाँ पर आपके जेट प्लेन्स जो हैं फ्लाई करने में पॉसिबल हो पाते हैं। ओजोन लेयर आपको रफली 35 किलोमीटर की जो हाइट है वहाँ पर देखने को मिलेगा। स्ट्रेटोस्फियर ये आपको अप टू 50 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होता है, अप टू 50 किलोमीटर्स तक। जैसे ट्रोपोस्फियर अप टू एवरेज 13 किलोमीटर्स, तो वैसे 50 तक ही है। मेसोस्फियर जो होता है इसमें टेम्परेचर डिक्रीज अगेन करेगा, टेम्परेचर डिक्रीजेज ऑन मूविंग विद हाइट। यहाँ पर जो आपके मेटियोराइट्स होते हैं, जो उल्कापिंड, ठीक है, जो मेटियोराइट्स होते हैं वो आके ख़त्म हो जाते हैं। मेटियोराइट्स बर्न अप हेयर एंड इट इज़ दी कोल्डेस्ट लेयर, ये सबसे ठंडी लेयर होती है। थर्मोस्फियर में अगेन टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा
और इसको हम आयोनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं बिकॉज यहाँ पर आयंस देखने को मिलते हैं और ये रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स को, ठीक है, दे रिफ्लेक्ट दी रेडियो वेव्स। तो ये रेडियो वेव्स को भी रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं थर्मोस्फीयर, बिकॉज यहाँ पर आयंस देखने को मिलते हैं, इसलिए आयनोस्फीयर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ओजोन लेयर होती है इसका काम ये होता है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करना। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर आपको दिख रही है, ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थिकनेस को कैसे मेजर किया जाता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजी व्हाट इज सिम्बायोसिस? पारिस्थितिकी के संदर्भ में सहजीवन क्या है? बताओ भाई, इकोलॉजी के टर्म्स में ये आपका क्या होता है सिम्बायोसिस? चलो, तो एनवेलप ऑफ गैसेस होता है और एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था एटमॉस्फेयर का आपको पता है। पहले क्या हुआ था? पहले तो सबसे पहले आपका डिगैसिंग हुआ था, है ना सर? डॉप्सन वो तो हाइट हो गई, ये हम पहले सॉरी थिकनेस हो गई, ये अभी हम देखते हैं किस तरह से एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन हुआ था। सबसे पहले तो जो एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर था वो आपका वॉश अवे, मतलब काइंड ऑफ जो एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर हुआ था उसका लॉस हो गया था, तो लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर सबसे पहले हुआ था। देन आपकी डी गैसिंग हुई थी, अंदर से गैस निकली थी। देन फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है लाइफ फॉर्म जो है इवॉल्व हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। सिम्बायोसिस का मतलब होता है अ क्लोज एंड लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। विच माउंटेन रेंज इज ट्रायंगुलर इन शेप विद इट्स एपेक्स एट्स रत्नापुरी, द अदर टू साइड्स पैरेलल टू ताप्ती, ठीक है, एंड नर्मदा रिवर। जल्दी से बताओ। पीर पंजाल, सतपुरा, पूर्वांचल, अरावली। बहुत आसान सा है, आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये पीर पंजाल तो होगा ही नहीं ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही ताप्ती, ठीक है, तापी रिवर, और पीर पंजाल तो क्या है? पीर पंजाल रेंज, तो जो आपकी मिडिल हिमालयाज, ठीक है, जो मिडिल हिमालय है ना, आपको पता है ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। तो मिडिल हिमालय को ही कश्मीर में पीर पंजाल रेंज के नाम से जानते हैं। तो हिमालय ताप्ती तक तो आएंगे नहीं, सतपुरा रेंज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वीन ऑफ सतपुरा किसको बोलते हैं और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक कौन सी है और इसको क्वीन ऑफ सतपुरा किसको हम बोलते हैं? तो क्वीन कौन सी है? आपका पंचमढ़ी जो हिल्स हैं वो, और हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। कितनी हाइट है धूपगढ़ की? इसी तरह आपकी विंध्या है ऊपर इसके, ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि लोकेशन विंध्या ऊपर है, सतपुरा नीचे है, ऐसे साउथ ऐसे सतपुरा, और इन्हीं के बीच में ही नर्मदा रिवर फ्लो होती है, जिसको हम बोलते हैं कि रिफ्ट वैली में फ्लो होती है और ईस्टरी बनाती है वेस्ट साइड में। और ये धूपगढ़ की हाइट कितनी है? धूपगढ़ की हाइट है आपकी 1325, ठीक है, 1325 मीटर होगी है, ठीक है, 1325, ठीक है, 1325। कहीं कहीं पे आपको 1365 भी हो सकता है देखने को मिल जाए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 1325 या फिर कहीं कहीं आपको 1365 भी मिल सकता है देखने को। अब आते हैं किस पे? और अरावली की हाईएस्ट पीक क्या है? तो इसकी अरावली की हाईएस्ट पीक है आपका गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। भाई माथा गर्म कर दिया यार इन लोगों ने। The Ganga Delta and coastal plains of which state are affected by storms with heavy rains almost every third or fifth day in July and August? ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। The Ganga Delta and coastal plains of which state are affected by storms with heavy rains every third and fifth day in July and August? क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा में यूजुअली हैवी रेन स्टॉर्म्स वगैरह आते रहते हैं जुलाई अगस्त के टाइम पे। Which physiographic zone of Uttarakhand is popularly known as Himadri? This zone comprises the Jaskar and sections of the Great Himalayan Ranges. तो हिमाद्री के नाम से किसको जानते हैं? बताओ। वेस्टर्न, नदर्न, ईस्टर्न या फिर सदर्न? विच फिजियोग्राफिक जोन ऑफ उत्तराखंड? हिमाद्री होता है आपका नदर्न, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। ट्रांस हिमालय को मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ये हैं आपके ग्रेट हिमालयस, ठीक है।
ग्रेट हिमालयस, जिनको कि हम अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं इनको हम इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इनर हिमालयस। ये हैं आपके मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय। इनको भी हम अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्र में जानते हैं, जैसे कि यहाँ पीर पंजाल लिख नहीं रहा हूँ, पीर पंजाल। हिमाचल में जानते हैं इनको धौलाधर, धौलागिरी नहीं, धौलाधर रेंज। उत्तराखंड में नाग तिब्बा, और नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये है शिवालिक, जिसको कि हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड शिवालिक और लेसर हिमालय फिर मिडिल हिमालय के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? इन दोनों के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलती हैं उनको किस नाम से जानते हैं? ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में पड़ती है कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी। और कश्मीर वैली में हमें ग्लेशियल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं जो कि ज़ैफ़रॉन के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? तो लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज़ देखने को मिलती हैं इनको बोलते हैं दून्स। और सबसे बड़ा कौन सा दून है आपका? लार्जेस्ट है देहरादून, ठीक है, देहरादून। कश्मीर वैली आपका बिटवीन दी इनके दोनों के बीच में है। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है करेवा, जो कि ग्लेशियल डिपॉजिट है, जो कि ज़ैफ़रॉन, जो कि एक वैरायटी ऑफ सैफ़रॉन है केसर की, उसके लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। ग्रेट हिमालय में हमें बहुत बहुत बड़ी बड़ी हाइट्स, पीक्स देखने को मिलती हैं हिमालयाज़ की। आगे बढ़ते हैं। एंड इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ ग्रास, इम्पाला, हाइना, इफ़ ऑल द हाइनाज आर टेकन अवे व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली? ग्रास लैंड विल नॉट बी अफेक्टेड, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। ये तो एकदम ही सरासर गलत है कि इफेक्ट तो होगा ही बिल्कुल यार। अगर हैना नहीं होंगे तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी इनको, क्योंकि हैना इन पे फीड करते हैं इसलिए। इम्पाला पॉपुलेशन विल रिमेन स्टेबल ना, इम्पाला विल डाई ऑफ स्टारवेशन नो, इम्पाला विल लिव हैप्पीली फॉर एवर, ठीक है। तो बिल्कुल हमेशा बढ़िया बिना किसी टेंशन के साथ जिएंगे इम्पाला। और क्या ये हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका जो है, एक सेकेंड, ओके, इम्पाला विल डाई ऑफ स्टारवेशन ड्यू टू हायर पॉपुलेशन। मुझे लेकर लगा कि मर जाएंगे क्योंकि, ठीक है, हायर पॉपुलेशन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी ना। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ग्रास तो उतनी है, ठीक है। तो ग्रास अगर उतनी है तो फिर इतने इम्पाला किस पे फीड करेंगे? तो हाइना का खाना भी ज़रूरी है सो दैट इम्पाला अच्छे से जी सकें। देख रहे हो कैसा विचित्र हमारा ये है कि भाई हाइना अगर हाइना खा लेंगे सबको तो भी इन लोगों को कष्ट होता होगा कि भाई क्यों हाइना हमें खा लेते हैं, बच बच के घूमते होंगे। और नहीं भी खाएंगे तो भूख से मरेंगे, है ना। गजब 39 का सी। तो ये क्या होता है, हमारा पूरा फूड चेन होता है। हाँ, ग्रास अभी एनवायरनमेंट वाला पार्ट होता है इसमें कि हम पढ़ते हैं, ये पूरा ट्रॉफिक लेवल बनता है जहाँ पर ग्रास आएगा आपका, ये है ना, ग्रास इसमें ऑटोट्रॉफ में आएगा, यानी कि आपका ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, देन ये प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, देन आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, देन ऊपर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर। इस तरह से आपका ट्रॉफिक लेवल बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड वाटर बॉडी क्रिएटेड बाई ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम? तो अगर हम ब्लॉक कर दें तो क्या बनता है? ऑक्सबो लेक, ईस्चुरी, लगून या फिर रिजर्वायर? तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन कैसे तो रिजर्वायर बनेगा। लगून, ईस्चुरी, ऑक्सबो लेक तो अपने आप से बनते हैं। लगून एक तरह से आपको कोस्ट में देखने को मिलेंगे, तट में देखने को मिलेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चिलिका लेक हो गया, ठीक है, पुलिकट लेक हो गया, है ना। पुलिकट की तो नहीं, कोलेरू आप कंसिडर कर सकते हो मेनली तो, ठीक है। पुलिकट भी कोस्ट में ये मेनली, तो कोलेरू आप कंसिडर करो यहाँ पर। कोलेरू हो गया, वेम्बानद हो गया, ठीक है। ये सब आपके लगून लेक हैं। क्या लोनार लेक भी लगून लेक है? क्या लोनार लेक ही लोकटक लेक है? बिल्कुल नहीं बेटा, लोकटक अलग है, ठीक है। लोनार आपका लगून लेक नहीं है, ये आपका एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से बना है, ठीक है। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से बना है, तो इसको हम क्रेटर लेक बोलते हैं, क्रेटर लेक के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। नीलगिरी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ विच ऑफ द 3 स्टेट? तो किन 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पे? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, हमें पता है कि नीलगिरी क्या है। वैसे तो ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन नीलगिरी के बारे में समझते हैं। ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, दोनों का मिलन जो होता है वो आपका नीलगिरी में ही होता है, ठीक है। नीलगिरी में ही कौन सी एक पीक सिचुएटेड है जिसका नाम बताएंगे? तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका हो जाएगा।
एंड नीलगिरी जहाँ मिलते हैं यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया जिसका नाम है दौड़ा बेटा, इसकी हाइट बताएंगे, जो कि सिचुएटेड कहाँ पर है, तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। यहीं पे जो ऊटी हिल स्टेशन है वो भी सिचुएटेड है। हाईएस्ट पीक की अगर बात करेंगे तो वो अनामलाई हिल्स में है, ठीक है। अनामलाई हिल्स में है आपका अनाई मुडी, ठीक है। अनाई मुडी है आपका, जिसकी हाइट कितनी है 2695 मीटर, अनामलाई हिल्स पे है ये, ठीक है। और नीलगिरी और अनामलाई हिल्स को कौन सा घाट या फिर कौन सा पास जोड़ता है, उसका नाम बताइए जल्दी से। तो ये दौड़ा बेटा यहाँ पर है। अनाईमुडी कहाँ है, अनाईमुडी केरल में है। ये हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, ना सिर्फ वेस्टर्न घाट की बल्कि पूरे साउथ इंडिया की। ये नीलगिरी भी आपकी वेस्टर्न घाट में पड़ती है जो दौड़ा बेटा है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक का नाम बताएंगे ज़रा। ईस्टर्न घाट की आपको एवरेज हाइट बतानी है और वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट कितनी है, तो दोनों को जोड़ता है पाल घाट, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट है ये आपका गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक के 6 राज्यों में फैला हुआ है। इसकी हाइट तो देख ली हाईएस्ट, ठीक है। और इसकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज वो 1200 मीटर है, 1200 मीटर। ईस्टर्न घाट की जो एवरेज हाइट है वो लगभग 600 मीटर है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कितनी है 1501 मीटर, ठीक है। जिंदागाड़ा और अर्माकोंडा एक ही है, वो आपका नहीं पूछता एसएससी, आपका एसएससी महेंद्रगिरी देता है, ठीक है। तो 1501 मीटर इसका आंसर होगा, हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट। बाकी एवरेज तो आपको पता होना चाहिए। जो वेस्टर्न घाट होते हैं ये हायर होते हैं, ठीक है, हायर होते हैं। ये आपके मतलब थोड़े से लोअर होते हैं हाइट में, हमने देखा भी। वेस्टर्न घाट आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ईस्टर्न घाट आपके डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं, बिकॉज बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर आती हैं तो काट देती हैं इसको, डिसकॉन्टिन्यूअस, राइट। 42. What is the name of the southern half of the Pangea supercontinent that existed about 300 million years ago? तो सदर्न हाफ क्या था, रोडीनिया था, पेनोटिया था, गोंडवाना था या फिर नूना था। तो हमें पता है कि अल्फ्रेड वेगनर जी ने एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, जरा बताएंगे कब। अल्फ्रेड वेगनर जी ने क्या दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। और किसने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी, हु गेव दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो यहाँ पर ये इन्होंने बोला था एक पैंजिया है और पूरा पैंथलासा, पूरे पानी को बोला था पैंथलासा और पूरे लैंड मास को बोला था पैंजिया। ये पैंजिया देन फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट में, ऊपर वाला बनता है लॉरेशिया और नीचे वाला बनता है आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अल्फ्रेड वेगनर। एंड बाकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की अगर बात करेंगे तो हैरी ओ हेस ने दिया था, ठीक है, हैरी हेस ने दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी 1912 में। दिल्ली पुलिस का कुछ बताओ, क्या बताएं कुछ है? क्या बताएं कुछ। द रीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर वेयर वेदर इवेंट्स अकर, कर चुके हैं, अभी नहीं करवाएंगे। विच वॉज एन एंशंट ओशन दैट एग्जिस्टेड अप्रॉक्सीमेटली 250 से 50 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था। आपको पता है वो कौन सा है ना, जब हमारी इंडियन प्लेट ड्रिफ्ट करी थी। और इंडियन प्लेट जो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट, जो हमारा इंडिया है, वो पहले किस कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था। अभी तो एशिया का है, लेकिन पहले किस का पार्ट था, मिलियन साल पहले। तो इंडियन प्लेट यूएशियन प्लेट से टकराई, है ना। ये कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री थी, ठीक है। ये यहाँ पर मतलब कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनी और यहाँ पर बीच में पहले हुआ करता था टेथीस सी, जहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और कैसे पता चला हमें सी है, क्योंकि हमारे हिमालय में फॉसिल्स देखने को मिले, जीवाश्म देखने को मिले समुद्री जीवों के, इसलिए पता चला, ठीक है। वाटर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सर्कुलेटेड इन द एनवायरनमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स अमंग, तो अमंग व्हाट, अमंग ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। ऑप्शन नंबर डी, उसको वाटर साइकिल बोलते हैं। द टेम्परेचर डज नॉट फॉल बियॉन्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इन विंटर बिकॉज टेम्परेचर डज नॉट फॉल बियॉन्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर उतना क्यों नहीं गिरता है इंडिया में? It is far away from Jammu and Kashmir, on the moderating influence of the sea. Himalayas prevent the cold Siberian winds from entering sea, या फिर western disturbances during the cold winter season. तो नो डाउट जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं तो नाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है, रात का जो तापमान होता है बढ़ जाता है थोड़ा सा। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ऐसा तो है नहीं कि भाई नवंबर से शुरू होकर मार्च तक चलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो तो कुछ टाइम के लिए आते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका जो होगा वो हिमालय होगा, ठीक है। हिमालय का काम होता है हमारा कि जो चिलिंग विंड आ रही हैं सेंट्रल एशिया से, साइबेरियन रीजन से, उनको तो रोक लेता है, ठीक है।
तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती, अगर हिमालय ना होते तो बहुत ठंडी पड़ती, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू बी एज फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर कितना है, हाँ, तो फ्रेश वाटर ध्यान रखिएगा, वैसे तो एग्जैक्टली 2.7 या 2.8% है, लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो वी वुड गो विद दी क्या बोलते हैं 2.5। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किस में, सबसे कम किस में है, तो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर में है। ग्लेशियर और आइस कैप में सबसे ज़्यादा आपको फ्रेश वाटर देखने को मिलेगा। जितना भी फ्रेश वाटर है हमारी अर्थ सरफेस में उसका 68% तो सिर्फ हमारे ग्लेशियर और आइस कैप के पास है। देन सेकेंड नंबर पे आता है ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर। देन तीसरे नंबर पे आएगा आपका ये लेक वगैरह हैं, ठीक है, लेक्स वगैरह। तो पहले सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर 68% ग्लेशियर में, देन ग्राउंड वाटर में, और फिर आपका लेक्स वगैरह आता है, ठीक है। तो रफली आपको याद करना है कि 97.2 या फिर 97.3% ये सॉल्ट वाटर है, और फ्रेश वाटर आपका 2.7 या 2.8% फ्रेश वाटर। उसमें भी सबसे ज़्यादा किस में है, आइस कैप्स और ग्लेशियर में, देन ग्राउंड वाटर एंड देन लेक में। Which are the two wettest placed on the earth that receive more than 1080 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, तो ये हम पता है यार, ये चेरापूंजी और मौसिन राम में है, और ये किस हिल्स में सिचुएटेड है, जरा बताएंगे कौन सी पहाड़ियों में। थर्ड लास्ट क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज टिपिकली हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी, तो इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा लवणता होती है, यानी कि सैलिनिटी होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक सेकेंड, तो हिल्स कौन सी हैं, खासी हिल्स में आपका मौसिन राम्स है ना, एंड ये ओशन में सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज ये तो फ्रेश वाटर सोर्सेज होते हैं मेनली। ऐसा नहीं कि सारे लेक फ्रेश वाटर सोर्सेज होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पंगोंग सो और सो मोरिरी, ठीक है, पंगोंग सो हो गया, सो मोरिरी हो गया, कहाँ पर है ये सॉल्ट वाटर लेक है। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक का नाम बताओ जरा कमेंट में, कौन सा है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, कौन सा है, ठीक है। तो ये आपके कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। और आपका लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कहाँ पर है, ये है आपका लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये है आपका राजस्थान का सांभर लेक, ठीक है, सांभर झील। वैसे तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिलिका लेक है, लेकिन वो इनलैंड तो है नहीं, वो तो कोस्टल है, तो ये आपका ये होगा। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है इंडिया में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, किस लेक को श्रीनगर का ज्वेल बोलते हैं, श्रीनगर का ज्वेल किसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो जल संरक्षण में मदद कर सकता है कौन, कलिंग एनिमल पॉपुलेशन, पशु जनसंख्या को कम कर दोगे तो वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, सिंपल सा है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में अगर बात करेंगे, वैसे तो लेक सुपीरियर है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में वूलर लेक है, ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, विच फीड्स दी झेलम रिवर, ठीक है। एंड श्रीनगर का जल हम बोलते हैं डल झील को। और कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको पता होना चाहिए हिमालयन रीजन में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बोलते हैं हिमालयन में, ठीक है, इनको बोलते हैं गुल या फिर कुल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जोहाड और खादीन के नाम से कहाँ जानते हैं, ज़रा बताओ। जोहाड और खादीन ये क्या है, ये वाटर कंजर्वेशन टेक्निक होती हैं, कहाँ पर, जल्दी से, जोहाद और खादीन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, what is the term used to describe the process by which water from oceans, lakes and rivers is converted into vapor and rises into the atmosphere, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका होमवर्क टाइप है, ठीक है। जोहाड और खादीन जो है हम राजस्थान में बोलते हैं इसको, ठीक है, राजस्थान में मेनली जो जैसलमेर वाला जो इलाका है वहाँ पर इनको बोला जाता है जोहाड और खादीन, गुल और कुल, ठीक, हिमालयन रीजन में, मेनली हिमाचल प्रदेश वाला एरिया में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ख़त्म होता है हमारा आज का लेक्चर। एंड क्या है, बस इसका PDF आपको मिल जाएगा परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे पूरे PPT का। और कल हम लोग करेंगे इधर पॉलिटी और हिस्ट्री, देखते हैं, आई थिंक पॉलिटी कर लेंगे, ठीक है।
तो कैसा रहा लेक्चर, और 50 में आपने कितना स्कोर किया बताओ जल्दी से। हाउ मच यू स्कोर्ड फाइनली ख़त्म। यस, तो आज मैं आपके घर आ रहा हूँ। इवेपोरेशन 35 टोटल। ओके, रुद्र नारायण 35 और 69 करने का तुमको है। फोर्टी 47 विवेक जोशी, 36 संगीता गुप्ता, 40 हिमांशु, आदित्य 45, 35 रुद्र, वर्षा सिंह 49, प्रातनु 42, सीमा 44, तुषार 25, जिया 30, शर्मा जी 49, ऑफिसर मजदूर 19, सोनाली 39, कल्पना कुमारी 0, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आयुष 50। अच्छा तुम्हारे 41 में 50 आए हैं क्या, उल्टा लिखो यार, 41 है ना। 30 समीर। इकोनॉमिक्स का बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स के ही हैं, लेकिन है क्या कि उसमें स्टैटिक भी इंक्लूडेड है, तो इस वजह से थोड़े से और ज़्यादा लग रहे हैं वो, क्योंकि इसमें स्टैटिक भी इंक्लूडेड है, सॉरी सेंसस भी इंक्लूडेड है। सेंसस हम अलग से करेंगे, है ना, इकोनॉमिक्स में नहीं। रिया कुंडू, ये है ना कि जैसे आप जब मतलब वो नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। देख रहे हो शंख नाद हो रहा है, अभी अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा हमको लग रहा है। तो जब हम ग्राउंड वाटर की बोरिंग करेंगे तो वो पानी ऐसे निकलेगा नहीं, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं कल, लेकिन कल जल्दी मिलेंगे, या तो 9:30 या 9 पे, ठीक है, 10 AM से जल्दी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। बांग्लादेश ही होगा प्रतीक्षा जी, ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ में तो।